वेल सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे हो गए और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो कल का हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था लेक्चर 00। आज से लेक्चर 01 स्टार्ट होगा। अब देखो ये जो सेशन है 01A है। ओके, जैसे 1.5 से पौने 2 घंटा चलेगा और नेक्स्ट सेशन जो है 01B रहेगा। ठीक है, तो यस आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो गए, वो पहले उसका जवाब दे देता हूँ सर। ओके, हमें थोड़ा टेक्निकल इशू जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको कहता हूँ आज के यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैं टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप लिंक को दूंगा। आप वो लिंक इमीडिएटली फिल कर देना और आपका प्रिफरेबल टाइम दे देना तो रिमार्क में, सो दैट जो है आपको कॉल आ जाएगा, आपका जो भी प्रिफरेबल टाइम होगा उसमें। और डोंट वरी, मैं आज का लेक्चर जो है ये तो मैं ऐप पे भी ले रहा हूँ एज वेल एज यूट्यूब पे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐप पे कनेक्टेड है तो यूट्यूब पे भी चलेगा। और कल का सेशन भी मैं आपका यूट्यूब पे अनलिस्टेड लिंक जो ग्रुप में दे दूंगा। यस, आपको लॉगिन कैसे जाना है तो मैं आपको ये बता दूं। आपको vsmartacademy.com पे जाना है। ओके, यहाँ पे हाँ, vsmartacademy.com पे जाना है और आपका लॉगिन क्रिएट कर लेना है। मैं सबको थोड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ देना चाहता हूँ। क्या हो गया? हाँ, अब इसमें जाओगे तो यहाँ पे एक मिनट, एक मिनट आपको जस्ट बता दूं। यहाँ पे आपको लॉगिन दिखेगा और इस लॉगिन में आपका ऑलरेडी क्रिएटेड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका क्रिएटेड नहीं होगा और आपने कोई हमारे एसोसिएटेड चैनल पार्टनर से बाय किया होगा तो वो सिचुएशन में आपका ईमेल डालना है और आपको ईमेल डालने के बाद पासवर्ड नेक्स्ट किया तो पासवर्ड रिसेट करना है तो आपका लॉगिन आ जाएगा। देखो आपके लॉगिन में जो स्टडी ग्रुप है टेलीग्राम लिंक वो आपको ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि बैच से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको आपके टेलीग्राम लिंक में ही दी जाएगी। ओके, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि वो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो। ठीक है, और लॉगिन में ही मैं आपको जो है यहाँ पे बाकी सारी चीजें जो स्टडी मैट ग्रुप में भी दूंगा। ओके, ग्रुप में भी दूंगा और वो स्टडी मैट जो है ओके हम टेलीग्राम ग्रुप में के साथ साथ आपको जो है आपके लॉगिन में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं ये कह दूं आपने अपना लॉगिन बना लिया होगा। और कोई भी आपको टेक्निकल इश्यू होगा तो प्लीज आज का सेशन स्मूथली चलने देना, जो स्पेशली यूट्यूब पे कनेक्टेड है। ओके, अगर आपको ऐप में नहीं दिख रहा होगा तो रिस्टार्ट करो। अगर कोई टेक्निकल इश्यू हो गए तो डोंट वरी, ओके मेरी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी। पर सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो सो दैट कि मेरे जो नेक्स्ट वीडियोस है वो नेक्स्ट वीडियो की यूट्यूब लिंक आपको अब ग्रुप पे मिलेगी। ओके, अनलिस्टेड फॉर्म में, तो वो लिंक से भी आप ज्वाइन हो सकते हो सो दैट आपका लाइव स्ट्रीमिंग का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, डन 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 डन, बोलो जोर से यस सर। चलिए, तो अब आ जाते हैं हमारे डिस्कशन पे। जैसे मैंने कल ओके जो हमारा लेक्चर 00 इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है। अगर कोई स्टूडेंट ने नहीं देखा होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर पे जाइए। ओके, और वहां पे डिटेल में देख लीजिए। ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट लिंक जो है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। अरे यार, हाँ, टेक्निकल सपोर्ट लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का सेशन होने के बाद जो यूट्यूब से कनेक्टेड है तो डोंट वरी, आपकी सारी चीजों आखिरी में आपका ऑर्डर आईडी भी आपने टाइप कर लेना सो दैट वो ऑर्डर आईडी मेरी टीम नोट डाउन कर लेगी। ठीक है, चलो आ जाते हैं हमारे डिस्कशन पे। कल के इसमें मैंने पूरा आपको सिलेबस के बारे में बताया, हमारा कंटेंट क्या होगा उसके बारे में बताया, हमने कितने आवर्स में बैच खत्म करना है और 31 अक्टूबर तक हमारी बैच खत्म हो जाएगी और टोटल 140 आवर्स में हो जाएगी। मैंने आपको हमारी जो इस बार आपके बैच से मैंने जो स्पेशल बुक डिजाइन की है, ओके 1 कॉन्सेप्ट बुक, 1 क्वेश्चनर और 1 चार्ट बुक। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट पे सारी बुक्स भी मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब मैं ओके हमारे
ओके नोट्स में आता हूं। मैंने पीडीएफ सपोर्ट इसका दिया है क्योंकि फिजिकल कॉपी आने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ओके क्योंकि नोट्स थोड़ा अपडेशन में थी, कंप्लीट जो है ओके जितना मैक्सिमम अमेंडमेंट्स मैं कवर कर सकता हूं मैंने अमेंडमेंट्स कवर कर ली थी। ओके ठीक है, आगे जो भी थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स आएगी तो वह इन बिटवीन हमारे डिस्कशन में मैं कवर कर लूंगा। तो नाउ नोट्स में मैंने इंडेक्स बता दिया, आपने प्रिंट आउट लिया होगा। अगर इसकी पीडीएफ आपने नहीं अभी तक डाउनलोड किया होगा तो मैं फिर से कह दूं, मैंने स्टडी ग्रुप में इसके गूगल ड्राइव लिंक शेयर कर दी थी विशाल सर अनाउंसमेंट में, तो वहां देख लेना। ठीक है, नाउ देखो अगर नोट्स में आओगे तो मैंने डिटेल इंडेक्स दिया हुआ है, और डिटेल इंडेक्स जो है जिसमें सेक्शन वाइज ओके यहाँ पे मैंने लिस्ट दी हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसको सेक्शन लर्न करना होता है, तो ये जो मेरा स्टार्टिंग का डिटेल इंडेक्स है उनको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। तो एग्जाम के 1 घंटे पहले अगर आपको सेक्शन लर्न करना है तो ये जो लिस्ट है आपको बहुत हेल्प करेगी। तो डिटेल इंडेक्स भी मैंने दिया हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखो यहाँ पे तो अगर हम आते हैं तो कहीं कहीं मैंने एब्रीवेशंस यूज किए हैं। तो एब्रीवेशंस यानी कि जैसा अब ईपीसीजी, तो ईपीसीजी यानी क्या, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ऑथराइजेशन, ये एब्रीवेशंस एग्जाम में अलाउड नहीं है। ये हमारी जो ओके यहाँ कॉन्सेप्ट बुक है, कॉन्सेप्ट बुक में जो मैंने शॉर्ट में कई एब्रीवेशन यूज किए, अगर आपको नहीं समझे तो ये देख लेना, तो इसमें से आपको क्लियर हो जाएगा फॉर एब्रीवेशंस। लोग बहुत से स्टूडेंट आज से ज्वाइन हुए हैं। मैंने आपको कल के सेशन में ये कहा था कि आपको टेलीग्राम ग्रुप जो हमारे vsmartacademy.com के लॉगिन में आपको मिलेगी, और ये जो है यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल जिससे भी मैं आपसे कनेक्टेड रहूंगा, तो ये आपने यहाँ पे देख लेना। ऐप में कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो बार बार देखो, जब भी कोई दिक्कत आ रही है तो रिस्टार्ट करके देखना, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ओके उसके बाद भी कोई दिक्कत आ रही होगी तो डोंट वरी, ओके मेरी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। ओके ये चैनल लिंक मैंने दी थी। उसके बाद में 100 मार्क्स का मैंने चैप्टर वाइज वेटेज भी दिया हुआ है। हाँ ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ते जाएगा ना, वैसे वैसे मैं वेटेज भी आपको बताते रहूंगा। चैप्टर वाइज वेटेज भी इसमें दिया हुआ है जो यहाँ पे मैंने कवर किया है। अब इंपॉर्टेंट आपके कुछ क्वेश्चंस है, जैसे सर एमसीक्यू, क्या आप एमसीक्यू बनाते हो? यस मैं एमसीक्यू बनाता हूँ और वो पीडीएफ में देता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि एमसीक्यू रिपीट नहीं होता है। मेरा भी एमसीक्यू इंस्टीट्यूट के मटेरियल के बेस पर ही होता है। तो अगर आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल तो देख रहे हो तो सेम एमसीक्यूज मेरे इसमें केस स्टडी बेस एमसीक्यू आपको मिल जाएगी। कुछ एमसीक्यूज मैंने भी बनाए तो वो मिल जाएंगे। हाँ एमसीक्यू में प्रैक्टिस आप ओके कुछ 15-20 एमसीक्यू अच्छे से करके जाना, सो दैट आपको थोड़ा बहुत इंसाइट रहे कि एमसीक्यू ओके टाइम पे विद इन ओके मतलब एग्जाम टाइम पे विद इन लिमिटेड टाइम ऑफ 3 आवर्स आप कैसे मैनेज कर सको। ठीक है, तो एमसीक्यू के बारे में मैंने आपको बताया कि आपको किस तरह से हैंडल करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट मेरे नोट्स में एक बात बता दो, मैंने स्पेशली जहां जहां अमेंडमेंट्स हुई है, ध्यान सुनना, जहां जहां अमेंडमेंट्स हुई है वहां ग्रीन कलर का कोड यूज किया है। मतलब ग्रीन कलर एक के लिए है और वो है अमेंडमेंट्स के लिए। तो जहां पे भी आपको ग्रीन कलर दिखेगा ये समझ जाना कि वो अमेंडमेंट्स है। ठीक है, वो अमेंडमेंट्स है, तो ये कलर कोड मैंने यूज किया है। तो चलिए बेटा, ये थोड़ा बहुत डिस्कशन मैंने आपको बता दिया। नाउ ओके बीवी चाय लाने में लेट हो गई, पर चलो ठीक है, मैं स्टूडियो में हूँ, आप मेरे सामने हो, हमारा सफर आईडीटी का चालू हो चुका है। अब चाय नहीं पीऊंगा तो वो मुझे ओके क्लास के बाद छोड़ेगी नहीं, इसलिए साथ साथ में चाय कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है चलिए, यहाँ अब आ जाते हैं आपका पहला चैप्टर। तो ये रही बुक, आपको ये फिजिकल कॉपी डिस्पैच हो चुकी है, आपने इसका पीडीएफ लिया होगा, तो पहला चैप्टर जो है उस पे आ जाओ। ये हुई बात चैप्टर 1। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएसटी से। पहले जीएसटी कंप्लीट करेंगे, फिर कस्टम्स, और लास्ट में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ओके लास्ट में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है डन। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लेवी चार्ज ऑफ टैक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। चैप्टर 1 में मैंने 4 बातें कवर की है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीएसटी, कॉन्स्टिट्यूशनल लेवी, चार्ज ऑफ टैक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। अब देखो हैंड रिटन नोट्स जो है
मैंने यहाँ पे देख, ये जो है हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाई हैं, ये मैं डेली बेसिस पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके, और जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर वाइज शेयर करूंगा डेली बेसिस पे, और चैप्टर खत्म हो जाएगा तो पूरे चैप्टर की एक नोट जो है आखिरी में रहेगी, बाकी पहले वाली डे बेसिस पे मैंने जो शेयर किया वो डिलीट कर दूंगा। ठीक है, यानी फाइनल जो है चैप्टर होने के बाद जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपके पास रहेगी। बहुत सारी चीजें मैं इस हैंड रिटन नोट्स में ओके ऑलरेडी लिख रहा हूँ, जो आपको लिख के देखने की जरूरत नहीं, आप इनफ मैच्योर्ड हो। लेकिन कहीं जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, तो मैंने आपको कहा 200 पेजेस का एक नोटबुक आपके पास रखना, तो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, और उतना ही पोर्शन आपने मेरे साथ लिख कर देखना है। कभी कोई क्वेश्चन हमें सॉल्व करना रहा तो वो क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करना है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को ये कभी कभी आदत होती है कि जो भी क्लास में पढ़ा है वो स्क्रिबल करे, तो वो मेरे स्पीड में यहाँ स्क्रिबल कर सकता है तो करे, या फिर मैं ये हैंड रिटन नोटबुक जो है आपके साथ शेयर जब करूंगा, तो ये जो हैंड रिटन नोट शेयर करूंगा तो आपको क्लास होने के बाद अगर आप हाफ आवर भी देते हो ना, तो आप अपना हैंड रिटन नोट्स देख के स्क्रिबल कर सकते हो, सो दैट मेरे साथ ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपका जीएसटी खत्म हो जाएगा, और रियली वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट आपका बन जाएगा, मैं रियली आपको कहना चाहता हूँ। और यहाँ हम जीएस आईडीटी में 80+ का टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है, डीटी बहुत सी बार डिफिकल्ट आता है, लेकिन आईडीटी में आप अच्छा टारगेट कर सकते हो। डन, चलो डन। तो स्टार्ट करें पहला चैप्टर। तो पहले चैप्टर में ओके, यहाँ पे साथ साथ में हम जो कॉन्सेप्ट बुक मैंने जो फिजिकल कॉपी अब दी है वो भी रेफर करेंगे, लेकिन कुछ बातें जो हैंड रिटन नोट्स में मैंने ली है, ओके, इस पर हम ब्रॉड सेंस में डिस्कस कर लेते हैं। नाउ अगर मैं आईडीटी चालू कर रहा हूं, तो पहला डिफरेंस जो है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, वैसे इंटर में तो आपने पढ़ाई होगा, पर शॉर्ट में बता देता हूँ, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है, और नोट्स में मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ओके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस मैंने कवर कर लिया है, बस यहाँ पे थोड़ा ओके गो थ्रू कर लेते हैं, और फिर हमारे मेन कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये ऑलरेडी आपका बहुत अच्छे से हो गया इंटर में, और आपने यहाँ पे जीएसटी में प्रैक्टिस भी किया होगा, तो ये सारी बातें आपको पता है। चलो आ जाते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में। डायरेक्ट टैक्सेस, नाउ बच्चों ये बताओ डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है। डायरेक्ट टैक्सेस पेएबल बाय पर्सन कंसर्न, कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल, इनकम अर्निंग एक्टिविटी पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है ऑन गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, ये बिजनेस टैक्स होता है, ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड इनडायरेक्ट टैक्स जो है रिग्रेसिव इन नेचर, तो ये डिफरेंस जो है आपने ऑलरेडी आपको पता है। टैक्स हिरार्की, चलो ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस पे आ जाओ। टैक्स हिरार्की क्या होती है, जैसे हमारा सुप्रीम लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके ये समझ लो, सुप्रीम लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके बाद में ओके एक्ट बनता है हमारा उसके नीचे, नेक्स्ट रूल्स, ओके नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स। तो ये बातें थोड़ी अच्छे से समझ लो। आप इंडिया में कोई भी एक्ट नहीं बना सकते जब तक आपको कॉन्स्टिट्यूशन परमिट नहीं करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना बाप है भाई, ओके ये सुप्रीम लॉ है, ओके इसके अंडर में ही हम कोई भी लॉ पढ़ेंगे, ओके और वो एक्ट बनेगा। भाई जीएसटी इंडिया में जब 2017 में लाना था, तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अमेंड किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया, और उसके थ्रू जो है ओके उसके थ्रू जो है हमने यहाँ पे जीएसटी लगाने की पावर ली। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा सुप्रीम लॉ है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जीएसटी की हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो आपको इंटर लेवल पे भी थी और यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में एक्ट, एक्ट कौन बनाता है, पार्लियामेंट। ओके पार्लियामेंट यानी यहाँ पे ऑल 542 मेंबर्स ऑफ लोकसभा और एक एंग्लो इंडियन मेंबर जो होता है, तो लोकसभा में ओके एक्ट पास होता है। हमें दो एक्ट पढ़ने हैं, सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट, ओके 2017। ओके ये हैंड रिटन नोट्स में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। हाँ, किसी को मेरे पढ़ाते पढ़ाते फास्ट में स्क्रिबल करना है तो स्क्रिबल कर सकता है, और बचा हुआ अगर कभी कभी टाइम ना मिले तो उतना पोर्शन छोड़ देना, जब मैं हैंड रिटन नोट शेयर करूंगा ओके तब वहां पे यहाँ आप बाद में कवर कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि स्क्रिबल करने जाओ तो फिर फोकस जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई साहब, ओके उस पर फोकस नहीं होता है।
ओके, उस पर फोकस नहीं होता है। तो आप जो है अभी मेरे कहने पे ध्यान दो, नोट्स आपको आ जाएगी। तो हमें दो एक्ट पढ़ने हैं, CGST और SGST, IGST एक्ट। ओके, SGST वगैरह नहीं पढ़ना क्योंकि वो सेम है, हमने कल बात कर ली थी। रूल्स क्या होते हैं? ओके, बहुत सी बार देखो, जीएसटी में ऐसे 178 एरियाज है अप्रोक्सीमेटली जहां गवर्नमेंट ने रूल्स बनाने की पावर दी है। अब ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। जीएसटी नया नया लॉ था, ओके, एक्ट जो बन गया, लेकिन हर जगह प्रोविजंस, अगर आपने कभी बेयर एक्ट पढ़ा होगा तो बेयर एक्ट में प्रोविजंस दी थी कि भाई जो है इन सच ए मैनर एज प्रिस्क्राइब, इन सच ए मैनर एज प्रिस्क्राइब। जब भी सेक्शन में ये वर्ड होता है ना, इन सच ए मैनर एज प्रिस्क्राइब, मतलब उसके लिए रूल्स होते हैं, और रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। क्योंकि जब जीएसटी लॉ पास हुआ तो ये क्लियर था कि ब्रॉड पॉलिसी हम एक्ट में रख सकते हैं, लेकिन ये नया लॉ है। जब इम्प्लीमेंटेशन में आएगा तो बहुत सारे चैलेंजेस सामने आएंगे, क्योंकि इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा था कि गुड्स एंड सर्विसेज साथ में मिलकर लॉ आने वाला था। तो यहाँ पे रूल्स बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, और जीएसटी में एक्ट से ज्यादा रूल्स है। एक्ट तो छोटा सा है, पर अगर कभी आपने रूल्स देखे होंगे जीएसटी के, तो एक्ट से ज्यादा रूल्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और की सिचुएशंस को देख के बनाया है फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, और हम देखेंगे नाउ। तो रूल्स बनाने का पावर किसके पास है, बोलो फटाफट। तो रूल्स बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं नोटिफिकेशंस। बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं और रूल्स भी नोटिफिकेशन से ही आते हैं, पर बहुत से एग्जम्पशंस नोटिफिकेशन होते हैं, रूल्स के नोटिफिकेशंस होते हैं, प्रोसीजर के नोटिफिकेशंस होते हैं, क्लैरिफिकेशंस के नोटिफिकेशंस होते हैं। ओके, तो ऐसे केस में ओके, तो नोटिफिकेशन जो है, यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। तो नोटिफिकेशन कौन इशू करता है? तो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ही इशू करती है। पर एक खास बात है कि देखो, जीएसटी में कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंड नहीं करता है। ओके, जीएसटी काउंसिल को बहुत सारी पावर दी गई है, तो जो भी चीजें जीएसटी में होगी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल ही होगी। तो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ओके, सीबीआईसी, ओके, सर्कुलर्स या इंस्ट्रक्शंस, तो ये भी जो कहीं एम्बिग्यूटी होगी। ओके, बहुत सी बार ऐसा हो जाता है, और जीएसटी में तो हर बार सर्कुलर आता है। ओके, हर बार सर्कुलर आता है, नंबर ऑफ सर्कुलर्स है। जब अगर सप्लाई चैप्टर में आपको याद होगा तो टेनेंसी राइट्स वाला सर्कुलर है, ओके, लिक्विडेटेड डैमेजेस वाला सर्कुलर है, आपको एक डोनेशन नेम प्लेट वाला सर्कुलर है। तो बहुत सी बार लॉ के वर्डिंग से क्लैरिटी नहीं मिलती है, एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाती है, डिपार्टमेंट भी कंफ्यूज होता है और टैक्स पेयर भी कंफ्यूज होता है। तो सीबीआईसी एक मेन रोल प्ले करता है, और वो क्या, सर्कुलर या इंस्ट्रक्शन इशू करता है। और वो सर्कुलर इंस्ट्रक्शन, अब देखो ये बात शायद आपको पहले पता नहीं होगी, लेकिन मैं बता दूं, जो भी सर्कुलर और इंस्ट्रक्शंस आती है, इट इज बाइंडिंग ओनली ऑन डिपार्टमेंट, नॉट ऑन द टैक्स पेयर। ओके, ऐसा इंडिया में बहुत सी बार हुआ कि सीबीआईसी सर्कुलर पे ओके, टैक्स पेयर ने कोर्ट में अपील फाइल किया, रिट पिटिशन, अपील नहीं बोलते, रिट पिटिशन फाइल किया, और हाई कोर्ट ने रिट पिटिशन एक्सेप्ट भी किया उसके ऊपर कि भाई डिपार्टमेंट ने जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी है या डिपार्टमेंट ने जो क्लैरिफिकेशंस दी है वो सही है कि नहीं है। हो सकता है वन साइडेड हो सकता है गवर्नमेंट अपने फेवर के हिसाब से सर्कुलर दे रहा हो। तो ऐसे केस में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिट पिटिशन में ओके, सर्कुलर का चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये बहुत से टैक्स पेयर को पता नहीं, आपको पता था क्या, बोलो, पता था कि नहीं पता था? ओके, तो ऐसे केस में जहां तक है, अगर हम बात करें सीबीआईसी की, ओके, जहां तक हम बात करें सीबीआईसी की, तो वो सर्कुलर और इंस्ट्रक्शंस आपको देता है। तो चलिए, अगर हम ये हिरार्की देखें तो चलो मेरे साथ एक बार रिवाइज करो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके बाद में उसके नीचे होता है एक्ट, फिर होते हैं रूल्स, फिर होते हैं नोटिफिकेशंस, और फिर होते हैं सर्कुलर्स। ओके, जहां तक देखा जाए तो एक्ट जो है वो पार्लियामेंट बनाता है। आई रिपीट, एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट। रूल्स कौन इशू करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। नोटिफिकेशन कौन? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। और सर्कुलर और इंस्ट्रक्शन वो भी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल,
जो है वो इश्यू किए जाते हैं। डन 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 डन, यस और नो। तो चलिए ये हमने देख लिया रिगार्डिंग टू कि यहाँ पे किसकी पावर है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, और वो ये कि ये जो है यहाँ पे जब आप एक्ट पढ़ोगे मेरे साथ, रूल्स पढ़ोगे, नोटिफिकेशन पढ़ोगे और सर्कुलर्स पढ़ोगे, तो इसको कहते हैं हम लॉ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लॉ। हम एक्ट नहीं, हम लॉ पढ़ रहे हैं। जब एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, सर्कुलर जो है ये ओके एक साथ जब आप पढ़ते हो तो उसको कहा जाता है जीएसटी लॉ। ये समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब दूसरी एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा, और वो कौन सी कि जब एक्ट आप पढ़ते हो, देखो एक्ट जब पढ़ते हो तो मुझे बताओ सेक्शन कैसे रीड करते हो? ये तो आपको पता होगा, या डीटी के सेशन किए होगे तो फर्स्ट सेशन में कवर किया होगा। मुझे बताओ सेक्शन 16 टू सी और ये ऐसा दिया हुआ है, ये कैसे रीड करोगे आप? बताओ। ये मैं 2004 से पढ़ा रहा हूँ कि सेक्शंस कैसे रीड करना चाहिए। ओके तो ये बताओ सेक्शन कैसे रीड करोगे? चलो ये होता है सेक्शन। अच्छा ये क्या होता है? ये वाला ये होता है सबसेक्शन। ये होता है उसके अंडर क्लॉज और उसके अंडर सब क्लॉज। ओके तो सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज। ओके इस तरह से आप सेक्शन पढ़ोगे। कभी कभी सेक्शन ऐसे भी होते हैं, सेक्शन 16B, सेक्शन 16B, बी मतलब यहाँ पे कैपिटल बी, सब क्लॉज, सॉरी 16B2, ऐसे भी सेक्शन होते हैं। वेरी गुड। ओके ऐसे भी होते हैं। उसके बाद में अगर हम देखें तो प्रोविजो भी होती है। ओके प्रोविजो, प्रोविजो मतलब एक्सेप्शंस होते हैं। जब भी आप एक्ट पढ़ते हो ना तो एक्सेप्शंस जो होते हैं, प्रोविजो होती है, वो अच्छे से पढ़ना, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट का जो ध्यान होता है ना वो प्रोविजो पे बहुत ज्यादा होता है, तो वो आपने अच्छे से पढ़ना। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ओके एक्सप्लेनेशंस भी होते हैं। बहुत सी बार एक्सप्लेनेशंस दिए जाते हैं, और जीएसटी में तो बहुत सी जगह एक्सप्लेनेशन है। भाई कहीं पे मैं ओके स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन? ओके तो वो एक्सप्लेनेशन से एक्सप्लेन किया जाता है। चलिए यहां तक समझ में आया आपको? यस और नो? समझा होगा तो बोलिए डन 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 डन। आगे बढ़ते हैं। ओके तो ये हाउ टू रीड द सेक्शंस, तो मैंने आपको बताया कि सेक्शंस आपने कैसे पढ़ना चाहिए। ओके उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे टैक्सेस टू बी सब्स्यूम इन जीएसटी। अब देखो 2017 में ओके जीएसटी लाया गया और उसकी पूरी हिस्ट्री थी, पर 2017 में जीएसटी लाया गया। तो अगर हम कॉन्सेप्ट बुक में आते हैं तो कॉन्सेप्ट बुक में डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स ये हमने ओके थोड़ा और लुक देख लिया। ओके आपको अंडरलाइन करना होगा तो कर सकते हो। इनकम अर्निंग एक्टिविटी, प्रोडक्ट और सर्विसेज, ओके डायरेक्टली पेबल, ये ट्रांसफरेबल होगा। उसके बाद में यहाँ पे ये पहले पे होता है, तो ये कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे दी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस और सर्कुलर। रेगुलेशंस भी सीबीआईसी इशू करता है। ओके वो जनरली फॉर्मेट से रिलेटेड होता है। अब आपका एक सवाल होगा, सर रूल्स और नोटिफिकेशन में क्या फर्क होता है? अब मैं आपको ये बता दूं, रूल्स भी थ्रू नोटिफिकेशन ही होते हैं। ओके गवर्नमेंट इशू करता है, पर रूल्स फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, मतलब हर सेक्शन को डिफरेंट केसेस में कैसे इंप्लीमेंट करें। एग्जाम्पल के तौर पे आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, लेकिन ओके लॉ तो इतना ही करेगा कि आपके प्रीमाइसेस का रजिस्ट्रेशन करो, पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होगा, आपको कौन सा फॉर्म लेना पड़ेगा। ओके REG01 का पार्ट ए, पार्ट बी, फिर आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। ये सारा किस में दिया है? रूल्स में दिया हुआ है। ओके जो पॉलिसी है रजिस्ट्रेशन की उसको कैसे इंप्लीमेंट करें, तो रूल्स में दिया है। नोटिफिकेशन मोस्टली जो रहते हैं वो एग्जामिशन से रिलेटेड या कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर हो उससे रिलेटेड होते हैं। ओके और सर्कुलर, सर्कुलर ये लॉ का इंटरप्रिटेशन होता है, जो एम्बिग्यूअस हुआ तो व्हाट इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन वो लिया जाता है। उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, ये तो पुरानी हिस्ट्री है कि जीएसटी कैसे डेवलप हुआ। ओके वो यहाँ पे देखा। नाउ ये हाईलाइट कर दो, टैक्सेस टू बी सब्स्यूम इन जीएसटी। तो चलो मैंने यहाँ थोड़ा समराइज करके लिया है मेरे नोट्स में, हैंड रिटन नोट्स में। तो कौन कौन से सेंट्रल टैक्सेस सब्स्यूम है? ओके कौन कौन से सेंट्रल टैक्सेस सब्स्यूम है? ठीक है मेरा थोड़ा आपको ऐसा लग सकता है, मुझे पहले बताओ स्पीड ओके, क्योंकि ये सारा बेसिक्स है जो आपका वो हो गया था, तो मैं जस्ट आपको ब्रशअप कर रहा हूं जो आपने इंटर लेवल में पढ़ा था।
ओके, ब्रशअप कर रहे हो तो इज इट ओके, सब ठीक चल रहा है, बताओ फटाफट। डन 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 डन। ओके, चलिए, तो यहां पे सेंट्रल में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन, सर्विस टैक्स, सीएसटी, सीएसटी मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी जिसको एसीडी या सीवीडी भी कहा जाता है, और सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस। सेंट्रल वालों ने इतने टैक्सेस मर्ज किए, स्टेट वालों ने स्टेट वैट और सेल्स टैक्स, परचेस टैक्स, ईटी, ईटी मतलब एंटरटेनमेंट टैक्स। लेकिन यहाँ एक बात पे मैं ओके आपका ध्यान लाना चाहूंगा। पहले क्या होता था, 2017 के पहले जब आप मूवी देखने जा रहे हो तो दो टाइप की ईटी लगती थी आपको, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, एक स्टेट गवर्नमेंट का और एक जो है लोकल बॉडी यानी कॉरपोरेशन का। जैसे मूवी टिकट 100 रुपीज हो तो स्टेट गवर्नमेंट का 5 रुपीज ईटी लगता था और लोकल बॉडी का समझ लो 10 रुपीज ईटी लगता था। ऐसे 15 रुपीज आपको एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। एक एग्जाम्पल है, तो क्या हुआ जब जीएसटी आया तो ईटी मर्ज हुआ, पर ईटी जो है वो स्टेट वालों का मर्ज हुआ। आई रिपीट, ईटी जो मर्ज हुआ वो स्टेट वालों का मर्ज हुआ। लोकल बॉडी का ईटी आज भी लगता है, मतलब कुछ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सारी नहीं पर कुछ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन एडिशन टू जीएसटी ईटी लगाती है, ओके, एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती है। लेट्स टेक एग्जांपल, मैं आपको बता दूं, समझ लो आप मूवी देखने गए और आपके एंटरटेनमेंट, ओके, तो मूवी देखने गए, टिकट चार्जेस आपके जो है 100 रुपीज आपके टिकट चार्जेस है। तो क्या होता है, ईटी लोकल बॉडी का लग जाता है 5 रुपीज, यानी टोटल कितना हुआ 105, आपका 105, और इस पे जीएसटी लग जाएगा @ 18%। ओके, फिर जो भी 18% आएगा उस पर जीएसटी भी लगता है। मतलब क्या, लोकल बॉडी का ईटी आज भी लगता है, वो जीएसटी में सब्सिम नहीं हुआ। ओके, समझा क्या? अब देखो यार, आपको मेरे साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि और हमारे कम्युनिकेट करने का एक ही मोड है कि अगर कोई मैं चीज टाइप करने को तो टाइप जरूर करना थोड़ा, ओके, क्योंकि मैं अकेला यहाँ पे स्टूडियो में हूँ और आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। ओके, तो अगर हमारा दोनों का इंटरेक्शन जबरदस्त रहा तो ये सब्जेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए। यस और नो? तो यहाँ पे ईटी समझा होगा तो ईटी टाइप करो। उसके बाद में टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग। चलो ये बात ये आपको समझा दू। देखो क्या हुआ था कि यहाँ ओके, टैक्सेस ऑन लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग। पहले लॉटरी अगर आपकी होती थी, लॉटरी बेटिंग, ओके, लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, गैम्बलिंग, तो इस पे स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग टैक्स लगाती थी, यानी इस पर भी अलग टैक्स, इस पर भी अलग टैक्स और इस पर भी अलग टैक्स, ओके, स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। अब क्या हुआ कि लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग को ओके जीएसटी में मर्ज कर दिया गया। आई रिपीट, जीएसटी में मर्ज कर दिया गया, और अब ओके जीएसटी लगा दिया, मतलब अब सेपरेट टैक्स नहीं लगेगा, अब जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ओके, तो अब देखो यहां पे मैं आपको बता दूं, या अगर ध्यान से सुनना कि अगर आपका इंट्रास्टेट सप्लाई होगा, ओके, इंट्रास्टेट सप्लाई होगा, और आपने लॉटरी बेचा, लॉटरी बेचा, वैल्यू लॉटरी की 1000 रुपीज है, एग्जाम्पल लेते हैं 1000 रुपीज है, तो अब इसके ऊपर स्टेट ने डायरेक्टली सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, लॉटरी या बेटिंग या आप गैम्बलिंग में जाते हो, और इसमें आगे कैसीनो, ऑनलाइन मनी गेमिंग वगैरह ये चीजें भी आएगी। ठीक है, ऑनलाइन मनी गेमिंग, कैसीनो वगैरह, ऑनलाइन ये चीजें भी आएगी। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप गुड्स की डेफिनेशन देखोगे जीएसटी में, तो गुड्स इंक्लूड्स, मैं थोड़ा अभी बता देना चाहता हूं, गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। भाई हाँ, एक्शनेबल क्लेम गुड्स के डेफिनेशन में है, तो ये डेफिनेशन टोटली अपोजिट है जो आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ी थी, उससे अपोजिट है। मतलब गुड्स में एक्शनेबल क्लेम आता है, लेकिन कुछ सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ने कहा कि लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग जो है वो गुड्स है, इसलिए एक्शनेबल क्लेम गुड्स में आया। लेकिन शेड्यूल 3 अगर आप देखोगे जीएसटी में, जो नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, उसमें कहा गया कि एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं आएगा, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। लेकिन इसको एक्सेप्शन है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो इसको एक्सेप्शन है लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग। हाँ, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पे जीएसटी आएगा, उसके अलावा बाकी एक्शनेबल क्लेम पे ओके कोई जीएसटी नहीं आएगा। अब इसमें हाँ एक सवाल है,
और सवाल ये कि सर इसमें तो स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान हुआ। यस, क्योंकि पहले पूरा टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था, लेकिन अब जीएसटी आने की वजह से ओके ये जो है ना दोनों ने बांट लिया, सीजीएसटी और एसजीएसटी भाई साहब, ओके दोनों ने बांट लिया। तो पहले पूरा स्टेट को मिलता था, अब वो जीएसटी में आ गया, पर चलो कोई बात नहीं, ओके स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए रेडी थी। डन 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 डन। फिर एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स और स्टेट सरचार्जेस और सेस, तो ये सारे टैक्सेस को मर्ज करते हुए एक यूनिफाइड कोड लाया गया और वो था जीएसटी। ओके, वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, गब्बर सिंह टैक्स नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो ये था जीएसटी। उसके बाद में यहाँ पे इधर ध्यान दो, हाँ इधर ध्यान दो यहाँ पे। तो चलो अब एक जो बेसिक डिस्कशन है, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी। अब कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी क्या, तो ये देखो, जैसे हमने टैक्सेस टू बी सब्स्यूम इन जीएसटी देखा, कुछ टैक्सेस जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुए, यहाँ लिस्ट दी है, लेकिन अब मेन डिस्कशन आएगा कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी। अब ये कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या, मतलब ये कि लेट्स टेक एग्जांपल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, ये महाराष्ट्र स्टेट है, सेलर भी यहाँ पे है और बायर भी यहाँ पे है, सेलर और बायर दोनों यहाँ पे है, और ये सेल हो रहा है, तो सेल हो रहा है तो इसको इंट्रा कहते हैं, इंट्रा कहते हैं तो इसके ऊपर सीजीएसटी 50% और एसजीएसटी 50% लग जाता है। ओके, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 50-50% लग जाता है, आगे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक है। अब ये जो लग गया, तो ये एसजीएसटी का रेवेन्यू कौन से स्टेट को मिलेगा, भाई डेस्टिनेशन कहाँ है, कहाँ सप्लाई हुआ, तो सप्लाई महाराष्ट्र में हुआ, तो ये जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेगी, और बाकी सीजीएसटी तो वो इंडिया में हुआ इसलिए सेंट्रल लेगी, पर ये रेवेन्यू महाराष्ट्र लेगी। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद ये बात आपको पता नहीं होगी, लेकिन ये आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव चीज है। ओके, और वो क्या, समझ लो, ओके स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और सेलर जो है महाराष्ट्र में है। ओके, सेलर महाराष्ट्र में है, और दूसरा ले लेते हैं पंजाब। ओके, हाँ दूसरा ले लेते हैं पंजाब। ओके, पंजाबी आगे ओए। ओके, तो यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं पंजाब, तो बायर पंजाब में है। अब गुड्स जब सेल हुआ तो इसके ऊपर क्या लगता है, आईजीएसटी। आईजीएसटी जब आपके ऊपर लगता है, ओके जब आईजीएसटी, बेटा एक मिनट एक मिनट, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा बाद में पूछना। ओके, मैं आपके क्वेश्चन एंटरटेनमेंट करूंगा। मेरा ऑडियो सबको क्लियर आ रहा है, यस और नो? बेटा हाईएस्ट मैंने ये लगा के रखा हुआ है। तो ये इंटरस्टेट सप्लाई है। ओके, और अगर ये इंटरस्टेट सप्लाई है तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, आईजीएसटी। नो डाउट आपका सप्लाई इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है, इसके लिए आईजीएसटी एक्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई ये कॉन्सेप्ट आते हैं, और हमको बहुत सारे रूल्स पढ़ना है अंडर द प्लेस ऑफ ओके सप्लाई। तो यस आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी आपको 50-50% लगता है क्या, नहीं, फुल रेट से लगता है। आईजीएसटी आपको फुल रेट से लगता है, 18%। ओके, समझ लो फुल रेट है। अब ये आईजीएसटी आप गवर्नमेंट को पे कर देते हो। ओके, ये आईजीएसटी आप गवर्नमेंट को पे कर देते हो। अब आईजीएसटी जो आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया, ध्यान से सुनना, तो पूरा 18% तो गवर्नमेंट के पास गया, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता रेवेन्यू, और ये इसमें का 50%, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईजीएसटी कलेक्ट किया उसका 50% ओके महाराष्ट्र को नहीं मिलता है, पंजाब को मिलता है। ओके, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कलेक्ट कर लेती है आईजीएसटी आपसे, ओके फुल रेट से, और उसका 50% डेस्टिनेशन स्टेट को देती है, यानी यहाँ पे पंजाब को ओके वो रेवेन्यू देती है, क्योंकि गुड्स का डेस्टिनेशन कहाँ पे, पंजाब में, तो पंजाब को देती है। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कम ऑन। ओके, तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का और एक एग्जांपल, जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आगे देखेंगे। अगर बाहर से गुड्स आपने फॉरेन कंट्री से गुड्स इंडिया में लाया, तो गुड्स का डेस्टिनेशन इंडिया है ना, ओके, या सर्विस आती है, गुड्स आता है या सर्विस आती है और उसका डेस्टिनेशन इंडिया में है ना, तो इंपोर्टेड गुड्स पे भी आईजीएसटी लगता है। ओके, यस, इंपोर्टेड गुड्स पे भी आईजीएसटी लगता है इन द फॉर्म ऑफ एसीडी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर 35। ओके,
तो IGST लगता है, क्योंकि डेस्टिनेशन इंडिया में है। या दूसरा आप ले लो कि इंडिया से गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है, अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो गवर्नमेंट फिर इसके ऊपर GST नहीं लगाती, क्योंकि उसका डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर है। ओके, डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर है, नहीं लगाती, लेकिन गवर्नमेंट कंडीशन डालती है इसके ऊपर। जीरो रेट सप्लाई कंसेप्ट आएगा, कुछ आपको पता है जीरो रेट सप्लाई एक्सपोर्ट? ओके, जीरो रेट सप्लाई कॉन्सेप्ट आएगा। ओके, यहाँ पे तो ये जीरो रेट सप्लाई जो कॉन्सेप्ट आएगा उसमें कवर करेंगे। तो जहां तक देखा जाए रिफंड मिल जाता है, यस। तो GST पूरा जो डिजाइन किया है वो डेस्टिनेशन बेस्ड डिजाइन किया है। ये आपको समझ में आया? समझ में आया तो पॉइंट नंबर वन टाइप कीजिए। मैं बहुत इंटरेक्ट करता हूं आपके साथ, तो मुझे रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। ओके, तो ये डेस्टिनेशन बेस है। दूसरा वैट बेस है। वैट, अब मैं ये बताओ कि वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, वैट ये मैकेनिज्म है। कम नहीं, GST है पर रेट इज जीरो, नहीं उसको नहीं कहते जीरो रेट। आगे मैं कवर करूंगा जीरो रेट यानी क्या, ठीक है। चलो, उसके बाद में सेकंड प्रिंसिपल क्या है? सेकंड प्रिंसिपल, GST एक वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब क्या होता है? अब आपको थोड़ा मैं बता दूं, वैल्यू एडेड टैक्स ये मैकेनिज्म है, ठीक है। इंडिया में सेल्स टैक्स को हम वैट कहते हैं, ओके, लेकिन एक मैकेनिज्म है जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल एक डील, ओके, एक रजिस्टर्ड पर्सन है GST का, वो परचेस कर रहा है 100 रुपीज प्लस उसका GST 18 रुपीज, और वो सेल कर रहा है 200 रुपीज और उसका GST 36। ओके, तो वैल्यू एडिशन कितना किया उसने? 100 रुपीज का वैल्यू एडिशन किया। तो अब देखो वो टैक्स क्या टोटल 36 पे करेगा क्या? नहीं, टैक्स वो आउटपुट टैक्स उसका 36 है, लेस, ओके, उसने जो इनपुट पे किया, कितना पे किया भाई? इनपुट पे 18, उसका उसको क्रेडिट मिल जाता है। ओके, तो क्रेडिट तो इफेक्टिव उसको कितना पे करना पड़ेगा? तो नेट GST लायबिलिटी, कम ऑन, उसकी नेट GST लायबिलिटी कितनी होगी? 18 रुपीज उसकी नेट GST लायबिलिटी होगी। तो ऐसे केस में मैं आपको ये कह दूं कि हमने आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स निकाला, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स निकाला। अब मुझे ये बताओ उसका वैल्यू एडिशन कितना था? तो उसका वैल्यू एडिशन 100 ही था। 100 का भी डायरेक्ट 18% निकालो तो नेट 18 ही आता है। मतलब पर इंडिया में वो मैकेनिज्म नहीं है। इंडिया में ये है कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस नथिंग बट टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। तो GST भी इस मैकेनिज्म पे बेस है और GST में भी आपको क्रेडिट मिलते हैं। तो GST का ये एक और प्रिंसिपल है। सेकंड समझा क्या? ओके, क्रेडिट इन द फॉर्म ऑफ ITC, करेक्ट, क्रेडिट जो मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ ITC मिलेगा, ये समझा। चलो, तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हुआ, दूसरा ये वैट बेस हुआ। थर्ड अगर हम देखें तो कंटिन्यूअस क्रेडिट थ्रू आउट द चेन। मतलब थ्रू आउट द चेन का मतलब क्या होता है? ओके, मतलब देखो, एक समझ लो मैन्युफैक्चरर है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर है, ओके, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर है, होलसेलर से रिटेलर है, एंड रिटेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर है, रिटेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर है। तो अगर इसने GST लगाया तो इसके GST का क्रेडिट जब ये सेल करेगा उसके अगेंस्ट में मिल जाएगा। ओके, इधर ITC मिल जाएगा, फिर इसका GST इसको ITC मिल जाएगा, इसका GST इसको ITC मिल जाएगा, और ये आगे GST लगाएगा तो इसको ITC मिल जाएगा। मतलब पूरे चेन में, अगर हम पूरी चेन जब तक रिटेल मार्केट में नहीं जाता है तब तक सभी केस में इसको ITC दे दिया जाएगा। ओके, जीरो रेट मतलब वो नहीं होता है, जीरो रेट मतलब एक्सपोर्ट होता है, थोड़ा हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी फॉर दैट, स्पेशल डिस्कशन होगा जीरो रेट सप्लाई पे। तो ये तो है कंटिन्यूअस क्रेडिट थ्रू आउट द चेन। उसके बाद में एंटायर बर्डन ऑन फाइनल कंज्यूमर। ओके, अब ये इनडायरेक्ट टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स का एक स्पेशल फीचर होता है। क्या फीचर होता है इनडायरेक्ट टैक्स का? कि बर्डन जो पास ऑन होता है, यानी मैन्युफैक्चर से लेके बर्डन पास ऑन होते होते द एंटायर बर्डन जो है अल्टीमेट कंज्यूमर को पास ऑन हो जाता है। ओके, तो एंटायर बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर। उसके बाद में इट्स अ बिजनेस टैक्स एंड प्रिवेंट कैस्केडिंग इफेक्ट। कोई बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय कैस्केडिंग इफेक्ट? आप फाइनल लेवल पे हो तभी मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, कैस्केडिंग इफेक्ट यानी क्या? कोई बताएगा कैस्केडिंग इफेक्ट यानी क्या? कोई बताएगा? टैक्स ऑन टैक्स। और देखो, जहां क्रेडिट मैकेनिज्म है वहां कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म ही हो जाएगा, वहां कैस्केडिंग इफेक्ट होता ही नहीं है जहां क्रेडिट मैकेनिज्म होता है। ओके, टैक्स ऑन टैक्स, करेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स ऑन टैक्स, पर जहां टैक्स ऑन टैक्स। ओके, तो ये हमने देखा। ओके, जहां तक, ओके, यहाँ पे कैस्केडिंग इफेक्ट। चलिए दोस्तों, तो यहां तक सबको क्लियर?
यहां तक क्लियर होगा तो सीएल टाइप करो। अब आपके कुछ सवाल होंगे जो मुझे लगते हैं कि मैंने एंटरटेन करने चाहिए, तो वो कर लेता हूं। हाँ, कभी कभी यस बेटा, इन बिटवीन आईटीसी ब्रेक हो जाता है एग्जाम सप्लाई के केस में वगैरह, तो वो केस में तो फिर डबल टैक्सेशन उतने पार्ट पे लग जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 और 2 सिमिलर ही, मोस्टली पॉइंट सिमिलर। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स है, चेन आपको क्रेडिट मिल जाता है, कैस्केड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आईटी से लो रहे, मतलब मोस्टली सिमिलर ही है। ओके पॉइंट्स, चलिए क्लियर है यहां तक। अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी। इंडिया में जो जीएसटी का मॉडल है बेटा, ये ड्यूअल मॉडल में है। मतलब क्योंकि इंडिया में गवर्न बाय फेडरल स्ट्रक्चर है, सॉरी, इंडिया में जो है फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है। हाँ, एक सवाल है, थोड़ा मैं रुकना चाहूंगा, एक सवाल है सर, कुड यू रिपीट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस? यस बेटा, जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो डेस्टिनेशन कहाँ पे, बाहर तो नहीं है ना, गुड्स इंडिया में आया, उसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन इंडिया में है। तो इंपोर्टेड गुड्स पे बेसिक कस्टम ड्यूटी भी लगती है और इंपोर्टेड गुड्स पे आईजीएसटी भी लगता है। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन इंडिया में इंपोर्ट हुआ है, उसका डेस्टिनेशन इंडिया में है। ओके, तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है। ओके चल, एक सवाल आपका ये आ सकता है कि सर गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पे टैक्स क्यों नहीं रखा? क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। ओके, गवर्नमेंट, क्योंकि एक्सपोर्ट ब्रिंग्स द फॉरेन एक्सचेंज। अब भाई एक्सपोर्टर गवर्नमेंट के लाडले होते हैं। भाई आप एक्सपोर्ट करो, प्राइजेस कम रखो, भाई चाइना बहुत बड़ा कंपटीशन में है, आप एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट से इंडिया में पैसा लाओ। ओके, फॉरेन एक्सचेंज लाओ, क्योंकि जो कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज है वो कंट्री बेटा बहुत आगे बढ़ती है। ओके, उसमें वो इंफ्रा भी डेवलप होता है, इंडिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी वो परचेस कर सकती है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने जो है स्पेशली ओके एक्सपोर्ट को जीरो रेट यानी विदाउट टैक्स का बेनिफिट दिया है कुछ कंडीशंस पे, कुछ कंडीशंस पे। ओके तो चलो, तो ड्यूअल जीएसटी मॉडल, ओके चलिए। अरे बेटा रुक जाओ रुक जाओ, इतने सवाल मत पूछो, अभी तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, आप बहुत आगे के सवाल पूछ रहे हो। ओके, अब प्लीज एक्शनेबल क्लेम बताओ। अब ये जब मैं एक्ट चालू करूंगा तब बताओगा ना आपको, शॉर्ट में बताऊंगा एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, सारी चीजें बताऊंगा। अभी तो मैंने जो है स्टार्ट भी नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बेसिक हम गो थ्रू कर रहे हैं, और जब हम एक्ट में आएंगे तो और डिटेल में देखेंगे। डन 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 डन। ओके, फेडरल स्ट्रक्चर, देखो ड्यूअल जीएसटी मॉडल। अब ड्यूअल जीएसटी मॉडल क्या होता है कि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है। अब ये फेडरल स्ट्रक्चर गवर्न बाय सेंटर, ओके, गवर्न बाय सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट। ओके, गवर्न बाय सेंटर एंड स्टेट। अब देखो ये तो बात क्लियर हो गई थी कि जीएसटी जब आएगा और दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्सेस सब्स्यूम कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे जो भी जीएसटी का रेवेन्यू आएगा वो डिवाइड होगा। इसलिए इंडिया में सिंगल जीएसटी मॉडल लाना पॉसिबल नहीं था। ओके, तो हमने ड्यूअल जीएसटी मॉडल लाया। मतलब यहाँ पे जो है ओके, हम बोथ गवर्नमेंट, अगर हम देखें तो बोथ गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली लेवी जीएसटी। और अगर आपका इंट्रा होगा जीएसटी और इंट्रास्टेट सप्लाई होगा, तो यहाँ पे इंट्रास्टेट होगा, तो वो केस में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 50-50% लगेगा, 50% एसजीएसटी ऑप्शन यूटीजीएसटी। अगर यूनियन टेरिटरी होगी तो फिर एसजीएसटी नहीं लगता है, यूटीजीएसटी लगता है, तो वो 50%।
तो ये 50-50% आपका लगेगा। और इंटरस्टेट होगा, अगर इंटरस्टेट होगा या इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा तो वो केस में आईजीएसटी लगेगा। लेकिन ये आईजीएसटी लग रहा है पर इसका 50% रेवेन्यू जो है ओके वो किसको जाता है बेटा? स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करता है पर 50% रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। चलिए, तो ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी मतलब ओके सेंट्रल और स्टेट साथ में मिलकर जीएसटी लगाती है। डन? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज। अब देखो आपके नोटबुक में मैं चाहता हूं कि ये चार्ट आप मेरे साथ निकालो। ओके, आपके नोटबुक में ये चार्ट आप मेरे साथ निकालो। थोड़ा डिस्कशन इंपॉर्टेंट है पर इसके पहले मैं कुछ बातें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और फिर हम चार्ट पे आते हैं। तो आ जाइए नीचे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे। ओके, नीचे आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे। ठीक है, तो अब देखो आर्टिकल 246A। नाउ हाँ, अब व्हाट इज द सोर्स एंट्री फॉर लेवी ऑफ जीएसटी? ओके, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज द सोर्स एंट्री फॉर ओके लेवी ऑफ जीएसटी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो वो है आर्टिकल 246A। यहां से पावर मिलती है सेंटर और स्टेट को टू मेक लॉ ऑन जीएसटी। ओके, जीएसटी जो गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लगाएगी। तो दिस इज द सोर्स एंट्री और दोनों सेंटर और स्टेट मिलकर टैक्स लगाएंगे। लेकिन इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो कौन सी? वो है ओके ये जो गुड्स है ना बेटा, ये गुड्स पे फिलहाल ओके जीएसटी का लेवी नहीं होगा। मतलब इंडिया के सारे गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी लगाने का पावर है, लेकिन ओके कुछ गुड्स पे जीएसटी का लेवी नहीं होगा। थोड़ा बहुत याद है आपको कौन से ऐसे गुड्स है जिसके ऊपर जीएसटी का लेवी नहीं होगा? कुछ याद आता है? कुछ याद आ रहा है कौन से ऐसे गुड्स है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं आता है? यस बेटा, आपको याद होगा, नहीं होगा तो अभी समझ लो। पेट्रोलियम क्रूड, ओके ध्यान सुनना, पेट्रोलियम क्रूड, एचएसडी हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये 5 ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसको आगे मैं कहूंगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम क्रूड मतलब रॉ पेट्रोल, उसके बाद में एचएसडी मतलब हाई स्पीड डीजल, नेक्स्ट पेट्रोल जिसको मोटर स्पिरिट भी कहा जाता है, नेक्स्ट नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो ये जो 5 प्रोडक्ट्स है ना, ये 5 प्रोडक्ट पे यहाँ पे जिसको मैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहूंगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ओके, इन 5 प्रोडक्ट पे जीएसटी अभी नहीं है, जीएसटी तब आएगा ओके जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। अब देखो ये जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा का मतलब क्या क्या था कि पेट्रोलियम क्रूड वगैरह जो है इसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू अच्छा खासा था क्योंकि पहले क्रेडिट नहीं मिलते थे और गवर्नमेंट ये प्रोडक्ट को इसका कंजम्पशन डोमिनेट करना चाहती है और अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहती है। इसलिए जो है ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी में अगर आ जाए तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि क्रेडिट सिस्टम लाना पड़ेगा, क्रेडिट परचेसेस के अलाउ करने पड़ेंगे। और देखो मैं एक बात कहना चाहूंगा, इन बिटवीन एक स्टूडेंट ने भी सवाल पूछा, अगर आपने इनवॉइस में परचेस की होगी तो क्रेडिट मिलेगा। ओके, तो क्रेडिट तभी मिलता है जब आपके परचेसेस पे कोई टैक्स लग के आया होगा और आपने वो टैक्स बेयर किया होगा। सो दोस्तों पेट्रोलियम क्रूड जो है ओके ये जो प्रोडक्ट पहले जब जीएसटी नहीं आया था उसके पहले ये प्रोडक्ट पे क्रेडिट भी नहीं मिलते थे और अच्छा खासा टैक्स रेवेन्यू होता था। ऐसा बोला जाता है कि आज पेट्रोल जो लीटर है ओके 100+ है और जो अगर इसमें से टैक्स हटा दो तो 60-70 रुपीज पर लीटर पे पेट्रोल आ सकता है, पर डबल टैक्सेशन की वजह से ज्यादा है। और इसको अगर जीएसटी में लाया जाए तो क्रेडिट देने पड़ेंगे, क्रेडिट देने पड़ेंगे तो गवर्नमेंट का नुकसान हो जाएगा। तो फिर बहुत डिस्कशन हुआ कि ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी लाए या नहीं लाए।
तो ऐसे सिचुएशन में डिसाइड ये हुआ कि नहीं, अभी फिलहाल नहीं, पर ओके जीएसटी काउंसिल की मीटिंग करेंगे, जीएसटी काउंसिल में ये डिस्कशन होगा और ये डिस्कशन के बाद जब भी नोट फाइनल होगा तब पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे हम जीएसटी लाएंगे, अभी तो नहीं है। तो कौन से 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट? ओके, पेट्रोलियम क्रूड, एचएसडी हाई स्पीड डीजल, सिंपल वर्ड में डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, अब ध्यान सुनना, ओके बायोगैस नहीं, पेट्रोलियम गैस नहीं, उस पर जीएसटी है, नेचुरल गैस जो एक्सट्रैक्ट होता है वो, और एटीएफ, सर एटीएफ मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ओके, तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल एक स्पेशल टाइप का फ्यूल होता है जो यहाँ पे एयरक्राफ्ट के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट हो गए, तो इस पे फिलहाल जीएसटी नहीं। पर सर ओके फिलहाल जीएसटी नहीं तो फिर इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, और ये कैसी बात हुई, गवर्नमेंट तो इस पे कमाएगी। अरे भाई इसके ऊपर ओल्ड टैक्सेस है, दे आर कंटिन्यूड इन ओल्ड टैक्सेस, जो पुराने ओल्ड टैक्सेस है। अब ओल्ड टैक्सेस कौन से है, कोई बताएगा कौन से टैक्सेस है? ओल्ड टैक्सेस है एक्साइज, एक्साइज, वैट और सीएसटी। ओके, एक्साइज और वैट और सीएसटी आज भी इन प्रोडक्ट के लिए अप्लीकेबल रहेगा। बेटा प्लीज प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आपके डाउट खराब मत करो, जब मैं टाइम दूंगा तब डाउट पूछो, अभी इन बिटवीन खराब मत करो। मुझे पता है आपके बेसिक डाउट हो तो भी डरो मत, मैं हूं ना बैठा। ओके, सब डाउट्स आपके एंटरटेन करूंगा। ओके, एक एक्सरसाइज नहीं बेटा, एक्सरसाइज। ओके, क्या जिम मारेगा? ओके, ऐसा कोई टैक्स नहीं कि वेट उठाओ जिम मारो और टैक्स लगाओ, जिम मारो और टैक्स लगाओ, एक्सरसाइज नहीं, एक्साइज, एक्साइज उत्पादन कर ठीक है। तो नाउ यहाँ पे एक्साइज, वैट और सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये टैक्सेस इसके ऊपर लगते हैं, ठीक है। तो ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हुए। तो ये हमारी सोर्स एंट्री थी, और सोर्स एंट्री हमने देखी आर्टिकल 246 ए में। उसके बाद में आर्टिकल 249 ए। अब आर्टिकल 249 ए क्या था? अब देखो क्या था कि जब गुड्स और सर्विसेज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है तो 2 स्टेट का मामला होता है, और ये 2 स्टेट का मामला में ओके यहाँ पे सेंट्रल को यहाँ अपने हाथ में पावर लेनी पड़ती है, क्योंकि 2 स्टेट जो है वो यहाँ पे झगड़ेंगे, तो सेंट्रल को अपने पास पावर लेनी पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ओके मतलब जब जीएसटी लॉ लाया तो यहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि जब इंटरस्टेट का मामला होगा तो आईजीएसटी एक्ट की पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी। मतलब जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी, और उसके ऊपर लेवी, कलेक्शन मैकेनिज्म और प्रोविजन सारा सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। पैसा भी पूरा आईजीएसटी का सिंगल रेट से, ओके वो स्प्लिट नहीं होता है, सिंगल रेट से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा। जैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी 50-50% स्प्लिट होता है, पर आईजीएसटी फुल रेट से लगता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा, पैसा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा, और बाद में उसका 50% रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डेस्टिनेशन स्टेट को देगी, जो गुड्स और सर्विसेज जहां डेस्टिनेशन में गए, ओके तो वहां देगी। तो ये पावर स्पेशली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 249 ए में दी, और आर्टिकल 249 ए में कहा कि पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ फॉर इंटरस्टेट ट्रेड। ओके, और इंटरस्टेट ट्रेड जो है इंपोर्ट भी होगा तो उसे इंटरस्टेट माना जाएगा। तो ये स्पेशल पावर मिली ओके सेंट्रल गवर्नमेंट को आईजीएसटी लगाने की ना। उसके बाद में आर्टिकल 366 ए, एक ये ऐसा आर्टिकल है जो मैं लेना चाहता हूं जिसमें जीएसटी का डेफिनेशन दिया गया कि भाई इंडिया में कभी भी एक वर्ड यूज होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये जीएसटी का मीनिंग किसी भी एक्ट में या किसी भी लॉ में जब आप पढ़ोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन क्या रहेगी? तो टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज, टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओके, एससी मतलब ह्यूमन कंजम्पशन। तो जब भी जीएसटी ये वर्ड आएगा मतलब इंडिया के सारे गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स रहेगा। ओके, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री ये कहती है एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, लेकिन अल्कोहल पे नहीं आएगा। अब देखो अल्कोहल पे जीएसटी नहीं आता है, अब ये ध्यान रखना अल्कोहल पे जीएसटी नहीं आता है तो बच्चों ऐसी काम बात मत करना। ओके सर, अरे सर ओके बिस्किट पे जीएसटी है, खाने पीने पे जीएसटी है और अल्कोहल पे जीएसटी नहीं, ये गवर्नमेंट कर क्या रही सर? ओके जाओ मैं नहीं खेलता, ओके जाओ मैं नहीं खेलता। ऐसा नहीं है बेटा, थोड़ा इस बात को समझो। जब भी मैं कहूं कि जीएसटी नहीं है इसका मतलब पुराने टैक्सेस है, और पुराने टैक्सेस मतलब कौन से?
ओके, खेलो खेलो मेरे साथ खेलो यार। ओके, पुराने टैक्सेस मतलब कौन से? तो एक्साइज है, वैट है, सीएसटी है, तो ये पुराने टैक्सेस उसके ऊपर लगते हैं। नाउ अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट? ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट मैंने आपको बताया। ओके, ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और यहाँ अल्कोहलिक लीकर के बारे में मैंने आपको बताया। ओके, ये 6 नंबर उसमें ऐड कर दो। दोनों में क्या डिफरेंस है बोलो? कोई बता सकता है? मैं वेट करूंगा। दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ऑनलाइन ऐप में बफरिंग दिया है तो आप इमीडिएट यूट्यूब पे कनेक्ट हो जाओ, पर बेटा मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, इंटरनेट का प्रॉब्लम आपकी तरफ से हो सकता है। एक्साइज वैट सीएसटी, तो बताओ पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहलिक लीकर दोनों पे जीएसटी नहीं लगते, पुराने टैक्सेस लगते हैं, पर दोनों में क्या फर्क है? कोई बता पाएगा? कोई बता पाएगा? बोलो फटाफट। ओके सॉरी, यहाँ पे एक आर्टिकल 366 12A है, 12A, ठीक है। ओके, तो आर्टिकल 366 12A, अब मैं थोड़ा आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे हाँ जीएसटी कभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि वो परमानेंटली बाहर है। जीएसटी कभी भी आ सकता है जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। ओके, तो कभी भी आ सकता है, लेकिन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके ऊपर अगर जीएसटी लाना है, सुनना, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इसके ऊपर अगर जीएसटी लाना है तो काउंसिल का अप्रूवल नहीं, हमारा संविधान उसमें संशोधन करना पड़ेगा, मतलब उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी भाई साहब। ओके, तो उसमें अमेंडमेंट तो वो तो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा ओके दोनों की वोटिंग लेके अमेंडमेंट करो, ओके ये बड़ा चैलेंज है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर ही रखा, यानी इसको लाना बहुत ताकत लगेगी अल्कोहल पे। अब सर क्यों ऐसा? अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, थोड़ा वर्ड को समझ लेते हैं। वो अल्कोहलिक लीकर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, ओके जो ह्यूमन कंज्यूम करता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सर ये बताओ कि क्यों ऐसा किया? तो चलिए 2 मिनट में इसकी हिस्ट्री में आपको बता देता हूं। इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि अल्कोहल एक ऐसा प्रोडक्ट था, सुनिएगा ध्यान से, अल्कोहल एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसके ऊपर एक्साइज भी स्टेट गवर्नमेंट लेती थी। जनरली एक्साइज का रेवेन्यू सेंट्रल का था, मेरी बात ध्यान सुनना, जनरली एक्साइज का रेवेन्यू सेंट्रल का था, लेकिन अल्कोहल ये था कि जिसके ऊपर एक्साइज ऑन मैन्युफैक्चर, और वो एक्साइज ऑन मैन्युफैक्चर स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, और ऑन सेल जो सेल्स टैक्स लगता था वो भी स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, यानी पूरा टैक्स का रेवेन्यू यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का था, एक्साइज का भी और वैट का भी या सेल्स टैक्स का भी। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एंजॉय कर रही थी। अच्छा, अल्कोहल पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती थी कि यार अल्कोहल पे तो हमें कुछ ना मिले, तो बीच में डिस्कशन भी हुआ कि यार अल्कोहल पे कुछ तो दो ना यार। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट कहती नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना तब से अल्कोहल पर ओके एक्साइज सेल्स टैक्स लेने का पावर हमारे पास है। तो स्टेट गवर्नमेंट का कहना था कि भाई अल्कोहल जो है वो हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। ओके, हमने लिया था, हम ही लेंगे और हम ले रहे हैं, तो मतलब क्या बेटा, टैक्स। ओके, नालायक हो। तो ऐसे केस में जहां तक देखा जाए तो अल्कोहलिक लीकर जो था, ओके अल्कोहलिक लीकर जो है यहाँ पे टोटल स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू था। दोस्तों देखो इधर ध्यान दो, अल्कोहल की बात निकली तो तुम भटक मत जाना, और दूसरा 30 ml 60 ml पे मत जाना। ओके, और दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होगी आपके, पर सारी चीजें भूल जाओ। ये जो 1.5-2 घंटा ना मेरे साथ रखो, लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ, और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, और टाइम पास मत करो। देखो तुम्हारे दिमाग में ओके बहुत सी बातें चलती रहती है कि आज उसका फोन ही नहीं आया, ओके आज ओके चिंकी का फोन नहीं आया, पिंकी का फोन नहीं आया। ओके ये सारे छोड़ दो, आ जाएगा जो भी है। एक शेर मुझे याद आता है, ओके आपने वाह वाह करना, वाह वाह करना। एक शेर मुझे याद आता है जो मैंने लिख के लाया, कहीं सुना था मैंने, किसी से दिल लग जाने को, किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते। वाह वाह करो।
किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते। अरे वाह वाह करो। किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, जिसके बगैर दिल ना लगे, जिसके बगैर दिल ना लगे उसे मोहब्बत कहते हैं। ठीक है। ओके, तो जिसके बगैर दिल ना लगे उसे मोहब्बत कहते हैं। तो दोस्तों, मुझे पता है कि आपका ये लेक्चर में दिल ना लगेगा, आपकी ऐसी सिचुएशन आएगी, ठीक है, आपकी मोहब्बत होगी, लेकिन इधर भी ध्यान दो, जीएसटी से भी मोहब्बत करना है। चलिए, टाइम पास हो गया, अब आ जाओ हमारे डिस्कशन पे। तो जहां तक बात करें, तो अल्कोहलिक लीकर स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवा के लिए कि देखो भाई, अल्कोहल का जीएसटी जो है, हम अल्कोहल को पुराने टैक्स में रखेंगे। सर ला लेते तो क्या फर्क पड़ता भाई, अगर ये जीएसटी में आ जाता ना अल्कोहल, तो 50% रेवेन्यू सेंट्रल को मिल जाता और 50% स्टेट को मिल जाता, यानी स्टेट का लॉस हो जाता। तो उन्होंने कहा नहीं, अल्कोहल हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के दो कि अल्कोहल जीएसटी में नहीं आएगा। इसलिए बेटा, ओके, 6 ऐसे प्रोडक्ट है, अब ध्यान से सुनना, 6 ऐसे प्रोडक्ट है जिसको नॉन टैक्सेबल सप्लाई अंडर जीएसटी कहते हैं। इसको आगे मैं एक वर्ड यूज करूंगा और वो वर्ड रहेगा नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ जीएसटी। हाँ, जब भी इसके आगे, चलो मेरे साथ एक डोर बांधो। ओके, जब भी इसके आगे मैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहूं, ओके, ये बेटा मैं क्लियर आ रहा हूं कि कोई दिक्कत आ रही है? जब भी इसके आगे मैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहूं, तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई में आपके सामने ये 6 प्रोडक्ट्स आने चाहिए। चलो मेरे साथ एक बार लर्न करो, कौन से 6 प्रोडक्ट? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल। आई रिपीट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये 5। और नेक्स्ट, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओके, इसके ऊपर भी एक्साइज जीएसटी नहीं है। स्टेट एक आर्टिकल 366(12)A में स्टेट जो है मीनिंग दिया है। अब देखो, स्टेट यानी क्या होता है, थोड़ा शॉर्ट में समझ लो, स्टेट यानी क्या होता है। यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर है तो फटाफट सीएल टाइप करो। ओके, अब देखो स्टेट क्या होता है। इंडिया में जहां स्टेट असेंबली है, जो भी स्टेट में, अब देखो सारी यूटीज है, मतलब ये टेरिटरी महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, ये सारी अलग अलग टेरिटरी अलग अलग किंगडम में थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि चलो मर्ज कर दो इंडिया में। तो ये सारी यूटी जो है एक कंसोलिडेटेड इंडिया में आई। अब देखो, एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशन हम स्टेट किसे कहते हैं? जो यूनियन टेरिटरी में, मेरे वर्ड सुनना, जो यूनियन टेरिटरी में स्टेट असेंबली है उसको स्टेट कहा जाता है। और वहां पे अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। तो ऐसे 28 स्टेट्स है जिसमें स्टेट असेंबली है, तो वो स्टेट माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां स्टेट असेंबली नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर जो कहते हैं हम, जहां स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, मतलब विधानसभा नहीं है, और गवर्न बाय गवर्नर ऑफ दैट यूनियन टेरिटरी। एग्जाम्पल के तौर पे चंडीगढ़, दादरा दीव दमन हवेली, या फिर अंडमान निकोबार, वहां कोई स्टेट इलेक्शन नहीं होते, टोटली गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे गवर्नर अपॉइंट करती है, तो उसे यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। इसलिए चंडीगढ़ के अंदर जो हरियाणा का पार्ट नहीं है, हिमाचल का पार्ट नहीं है, पंजाब का पार्ट नहीं है, चंडीगढ़ का जो कोर एरिया है, वहां अगर लोकल सेल होता है तो एसजीएसटी नहीं लगता है, वहां पे यूटीजीएसटी लगता है। ओके, तो जो सेक्टर है चंडीगढ़ के, तो यूटीजीएसटी लगता है वहां पे। अब देखो, 3 ऐसे स्टेट और यूटी है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर।
दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। ये दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी, पार्टली यूनियन टेरिटरी है और पार्टली स्टेट असेंबली भी है। ओके, मतलब आप गवर्नमेंट दिल्ली में है, हाँ उनके पास पूरी पावर नहीं, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है, पुलिस का पावर दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। लेकिन मैं अगर आपको ये कहूँ कि यहाँ पे उनके पास एजुकेशन है, वेलफेयर है, कुछ पावर उनके पास है, बाकी पुलिस वगैरह सेंट्रल के पास है, तो पार्ट पार्ट है, पार्ट पार्ट है। तो वो केस में जीएसटी पर्पस के लिए ये 3 यूटीज जो पार्टली यूटी है, इनको स्टेट माना जाएगा, क्योंकि यहाँ स्टेट असेंबली भी है, यहाँ स्टेट असेंबली भी है। तो दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, इनको स्टेट माना जाएगा। तो ऐसे टोटल 31 स्टेट्स हो जाते हैं। और यहाँ अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो एसजीएसटी लगेगा। और 5 यूटीज है जिसकी लिस्ट में आगे दूंगा। तो 5 यूनियन टेरिटरीज अगर होती है तो वो सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो यूटी जीएसटी लगता है। यहां तक क्लियर बेटा? यहां तक अच्छे से समझ में आया? डाउट्स में लेने वाला हूं, पर यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा तो एक कोड मैं आपको दूंगा, मजा आएगा। एमजेड एमजेड टाइप करो, मजा आ गया। एमजेड मतलब मजा आ गया। ठीक है, क्लियर? मजा आ गया। एम जेड जेड मजा आ गया। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग टू, हमने कुछ बेसिक, आज तो बेसिक डिस्कशन है, आगे आगे जब केस स्टडीज आएगी तो मजा आएगा आपको। ओके। चलो, तो ये डिस्कशन हमने यहाँ पे किया। अब थोड़ा मैं एक कॉन्सेप्ट पे आना चाहूँगा, टैक्स ऑन गुड्स, टैक्सेस का होगा यहाँ पे, टैक्स नहीं। तो ये आपको मेरे साथ ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपके नोटबुक में ड्रॉ करना है तो मेरे साथ कर सकते हैं। टैक्सेस ऑन गुड्स और सर्विसेज, ये एक स्पेशल डिस्कशन है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको 3 पार्ट करना है और मेरे साथ लिखना है थोड़ा। नहीं बेटा, ऑलरेडी 28 स्टेट में जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडेड नहीं है। ऐप में बफर हो रहा है। चलो यूट्यूब पे आ जाओ, मैं चेक करता हूँ बेटा। यूटीजीएसटी रेवेन्यू गोज टू सेंटर, बट यस, यूटीजीएसटी रेवेन्यू सेंटर के पास जाता है, पर उसी यूनियन टेरिटरी के लिए खर्चा होता है। सीजीएसटी पूरे इंडिया के लिए खर्चा होता है, पर यूटीजीएसटी का रेवेन्यू सिर्फ उसी यूनियन टेरिटरी के लिए खर्चा होता है। ओके, नहीं, सिंगल वर्टिकल पेज, सिंगल वर्टिकल पेज पर आपको यहाँ पे हॉरिजेंटल नहीं करना है। चलो, पहला लिखो, गुड्स टोटली out of scope of GST, out of scope of GST। नेक्स्ट लिखो, गुड्स सब्जेक्ट टू एक्साइज एंड जीएसटी, गुड्स सब्जेक्ट टू एक्साइज एंड जीएसटी। और तीसरा लिखो, ऑल अदर्स, ऑल अदर गुड्स और सर्विसेज, ऑल अदर गुड्स और सर्विसेज। थोड़ा यहाँ पे स्मॉल हैंड राइटिंग में, पहली कैटेगरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सॉरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कौन कौन से? तो लिखो पेट्रोलियम क्रूड, सेकेंड वन HSD, हाई स्पीड डीजल, थर्ड वन मोटर स्पिरिट, नेक्स्ट वन
ATF मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल, पेट्रोल, ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एंड लास्ट वन नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, ठीक है। अभी यूट्यूब लिंक पे शिफ्ट हो जाओ ना बेटा, ग्रुप में शेयर कर दिया मैंने यूट्यूब लिंक, अगर आपको दिक्कत आ रही है ऐप में तो ये 5 जो प्रोडक्ट इसके अगर मैन्युफैक्चर होता है, अगर ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर होता है तो इसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज लगेगा, स्टेट नहीं, सेंट्रल एक्साइज लगेगा। और अगर ये सेल होते हैं, मैन्युफैक्चर होके सेल होते हैं, तो इसके ऊपर अगर इंट्रा सेल होते हैं, इंट्रा होते हैं तो वैट लगेगा, और इंटर सेल होगा तो CST सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा, इंट्रा और इंटर। सेकंड, यहां पे अल्कोहलिक लिकर फॉर HC ह्यूमन कंजम्पशन, ओके, HC मतलब ह्यूमन कंजम्पशन। लॉन्ग फॉर्म वगैरह तुम तो कॉन्सेप्ट बुक्स में भी देख सकते हो, ह्यूमन कंजम्पशन। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा, अगर ये मैन्युफैक्चर होगा तो ख्याल रहे स्टेट एक्साइज लगता है, अल्कोहल का एक्साइज स्टेट के पास जाता है, स्टेट एक्साइज लगता है। और अगर ये सेल होगा तो इंट्रा, इंट्रा होगा तो वैट लगेगा, और इंटर होगा तो CST लगेगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स। CST मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स। यहां तक समझा? यहां तक समझाओगा, फर्स्ट पार्ट समझाओगा तो 1 टाइप करो, फर्स्ट पार्ट समझाओगा तो 1 टाइप करो। देन फर्स्ट पार्ट समझाओगा तो 1 टाइप करो, उसके बाद में यहां पे आ जाओ, ये वाले पार्ट पे, ये वाले पार्ट पे फर्स्ट। अब ऐसे कुछ गुड्स है कि जिसके ऊपर एक्साइज भी लगता है, सुनो, एक्साइज भी लगता है, और उसके ऊपर सेकंड वन एक्साइज और उसके ऊपर GST भी लगता है, एक्साइज और GST का कॉम्बिनेशन है। तो पहला लिखो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। अब टोबैको प्रोडक्ट्स का मतलब लिखना हो तो आप लिख सकते हो सिगरेट, सिगार, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला मेड फ्रॉम टोबैको, गुटखा, तो ये टोबैको प्रोडक्ट्स है। अब टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि GST में नहीं है, अब ये प्रोडक्ट तो नो डाउट, ये 6 प्रोडक्ट तो GST में ही नहीं है, दिमाग ही हटा दो, पर टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए। तो इसके मैन्युफैक्चर पे, इसका अगर मैन्युफैक्चर होगा, मैन्युफैक्चर पे सेंट्रल एक्साइज लग जाएगा, हाँ सेंट्रल एक्साइज लग जाएगा, और सेल पे, इसके सेल पे अगर हम बात करें तो इसके सेल पे इंट्रा होगा, सॉरी, हाँ इंट्रा होगा तो CGST, हाँ GST लगेगा, CGST एंड SGST। अब देखो मैं बार बार UTGST नहीं लिखूंगा, जहां SGST लिख रहा हो
वहां ये प्रिज्यूम करके चलो कि यूनियन टेरिटरी में होगा तो यूटीजीएसटी, और इंटर होगा तो आईजीएसटी लगेगा। हाँ, ये जो है यहाँ वैट सीएसटी नहीं लगता है, ये जीएसटी के स्कोप में है, बट एक्साइज और जीएसटी उसके साथ लगता है। अब देखो यहाँ डबल टैक्सेशन होता है, पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं होगा। समझ लो कोई कंपनी है, ड्रॉ मत करना, जस्ट कंपनी है, और वो यहाँ पे टोबैको या सिगरेट वगैरह बेच रही है बायर को, वैल्यू 1000, तो वैल्यू 1000 है और उसके ऊपर एक्साइज लग गया, ओके, एक्साइज लग गया 30% से, यानी 300 रुपीज एक्साइज लग गया, टोटल 1300 हुआ। अब ध्यान से सुनना, टोटल कितना हुआ यहाँ पे 1300 हुआ। अब ये जो टोटल 1300 हुआ बेटा, इस पर जीएसटी लगेगा, जीएसटी 28% जो है, तो 28% इसके ऊपर लगेगा 1300। सेक्शन 15 वैल्यूएशन ऐड होगा, याद होगा, तो सेक्शन 15(2)A में कहा गया है अगर कोई अदर टैक्सेस लगते हैं, एक्साइज, एंटरटेनमेंट टैक्स, तो वो ऐड करके, यानी वो ऐड करके जीएसटी लगाया जाएगा, तो एक्साइज को ऐड करके जीएसटी लगाया जाएगा। याद आ रहा है कि आपको? तो यहाँ डबल टैक्सेशन होता है, ओके, यहाँ डबल टैक्सेशन होता है, तो एक्साइज ऐड करके होगा। उसके बाद में नेक्स्ट, अगर आपका प्रोडक्ट, हाँ 1300 प्लस जीएसटी, कैस्केडिंग होगा बेटा यहाँ पे, वो तो इंटर में जब आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ा होगा, तो 15(2)A में का ही है, अदर टैक्सेस सारे ऐड करने जो भी लगेंगे। नहीं, टोबैको आरसीएम वाला नहीं है, टोबैको आरसीएम वाला नहीं है, कहाँ से लाया टोबैको आरसीएम तुमने? कुछ भी मत पढ़ो यार, और जो भी पढ़ा निकाल दो दिमाग से, ओके, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट, ओपीएम, ओपीएम, नार्कोटिक्स एक्सेट्रा। अब देखो चरस, गांजा वगैरह, ओपीएम, नार्कोटिक्स अगर हम बात करें तो क्या इंडिया में इसका मैन्युफैक्चर हो सकता है? तो हाँ, इंडिया में इसका मैन्युफैक्चर हो सकता है, अलाउड है, लाइसेंस लेने पड़ते स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट के लाइसेंस में आप ये गुड्स बना सकते हो। तो ओपीएम, नार्कोटिक्स वगैरह एक्सेट्रा होगा, तो इसको देखो, इसका अगर मैन्युफैक्चर होता है, इसका मैन्युफैक्चर होता है, तो वो केस में स्टेट एक्साइज लगेगी, स्टेट एक्साइज लगेगी। और अगर इसका सेल या सप्लाई होता है, सेल या सप्लाई होता है, तो इंट्रा होगा तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा, और इंटर होगा तो आईजीएसटी लग जाएगा। और ध्यान रहे, ओके, इस पे एक्साइज और जीएसटी ही लगेगा, वैट सीएसटी नहीं लगेगा, तो यहाँ पे स्टेट एक्साइज, और सप्लाई अगर होता है तो सीजीएसटी, जीएसटी और आईजीएसटी लगेगा। यहां तक क्लियर? तो ये दो कैटेगरी ऑफ गुड्स हमने देखे हैं। इसके अलावा ऑल गुड्स और सर्विसेज, सुनो, इसके अलावा ऑल गुड्स और सर्विसेज, सारे गुड्स और सर्विसेज, मतलब ये दो कैटेगरी छोड़ के बाकी सारे गुड्स और सर्विस पे ओनली जीएसटी, ओनली जीएसटी इज लेविएबल। बस ये स्ट्रक्चर समझ लेना, ओनली जीएसटी इज लेविएबल। तो देखो पूरा चार्ट आपके सामने है, पूरा चार्ट आपके सामने है। कंपेंसेशन सेस भी लगता है इन एडिशन टू जीएसटी, ओके। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने चार्ट बुक में ये चार्ट कवर किया हुआ है, चार्ट बुक में चार्ट कवर किया है। देखो मैं कुछ ज्यादा लिखने नहीं लगा होगा आपको, पर जो क्रिटिकल एरिया है, ट्रिकी एरिया है, प्लीज मेरे साथ लिखना, प्लीज मेरे साथ लिखना, तो उस पर ग्रिप आएगी। बाकी तो मैं मोस्टली आपको हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा। मुझे पता है कुछ बच्चों में लिखने की आदत नहीं है, ओके, फाइनल लेवल पे आ गए ना, अब फाइनल के बच्चे हो गए ना, आप कहाँ लिखोगे अब? हाँ, ओके, लिखने का टाइम तो बचपन का था ऐसा। ठीक है, हाँ। अब देखो, टोबैको, टोबैको प्रोडक्ट पे सेंट्रल एक्साइज है, और ओपीएम, नार्कोटिक्स पे स्टेट एक्साइज है, तो इसको याद रखना। तो अब ये लिस्ट कैसे याद रखोगे? थोड़ा मेमोरी टेक्निक आपको बता देता हूँ। मेमोरी टेक्निक ये है कि ये दो जो कैटेगरी है, ये दो कैटेगरी में पहला वाला जो याद आएगा वो ऑलवेज सेंट्रल एक्साइज, इसमें कंफ्यूजन होता है। पहला वाला जो याद आएगा वो ऑलवेज सेंट्रल एक्साइज, और नीचे जो रहेगा स्टेट एक्साइज। तो ऐसे कौन से गुड्स है जो जीएसटी आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, तो ये 6 गुड्स है जिसके ऊपर जीएसटी आता ही नहीं है, ओके, डन।
तो यहाँ हो गया, ये 6 कैटेगरी हमने देखी। इस पे सेंट्रल एक्साइज आता है, स्टेट एक्साइज आता है, वैट सीएसटी आता है। हाँ, ऐसे कौन से गुड्स है जिसमें एक्साइज और जीएसटी है, वैट और सीएसटी नहीं, एक्साइज और जीएसटी है? तो टोबैको प्रोडक्ट पहला लिखा हुआ है सेंट्रल एक्साइज, और नीचे ओपीएम लिखा है स्टेट एक्साइज, और जीएसटी लग जाएगा। बाकी सारे गुड्स पे जीएसटी ही लगेगा। डन 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 डन, यस और नो? नोट शेयर हो जाएगी बेटा, डोंट वरी। तो समझ में आया क्या आपको? वेरी गुड। तो ये हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया। उसके बाद में जीएसटी काउंसिल। सर ये जीएसटी काउंसिल क्या होता है? अब आपको बता दूं, जीएसटी काउंसिल ये जो है, क्योंकि देखो सेंटर और स्टेट मिला के, अब नेक्स्ट डिस्कशन पे आ जाओ। देखो, हमने कॉन्सेप्ट बुक का अगर आप देखते हैं तो कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी देखा, ड्यूअल मॉडल ऑफ, अगर बुक आपके पास है तो ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी। आपको मेरा क्लास होने के बाद 15 से 20 मिनट कॉन्सेप्ट बुक पढ़नी है, जो मेरी आईडीटी सिंप्लीफाइड है, ये पढ़ लेना है, ठीक है? ये आप डेली बेसिस पे पढ़ोगे, और फिर मैं कुछ डीपीयू के क्वेश्चन दूंगा, वो सॉल्व करना है, ठीक है? तो ड्यूअल जीएसटी, टाइप ऑफ जीएसटी हमने कल देख लिया था। उसके बाद में जहां तक है, हाँ, टोबैको प्रोडक्ट की एक्टिविटी क्या है चार्ट में देख ली, अल्कोहलिक लीकर देखा। अब ये जो ग्रीन कलर से ना, ये थोड़ा मैं आगे पढ़ा होगा, ये ग्रीन कलर से थोड़ा मैं आगे पढ़ा होगा, इसका डिस्कशन मैं बाद में कवर करूंगा, जो अमेंडमेंट है बाय फाइनेंस एक्ट 2024, ठीक है? उसके बाद में टोबैको प्रोडक्ट, अल्कोहलिक लीकर के बारे में बात होगी, ओपीएम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक्स वगैरह जो है, इसके बारे में बात होगी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में बात हो गई। ओके, तो ये अंडरलाइन करते जाओ, ये अंडरलाइन करते जाओ, इसके बारे में बात होगी। एंटरटेनमेंट टैक्स जो है, इसके बारे में बात होगी। और रियल एस्टेट इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जीएसटी नहीं आता है, सेल और परचेस पे, इसके बारे में बात होगी। डन 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 डन, यस और नो? अब थोड़ा आर्टिकल 2 नीचे आ जाना, ये बाकी मैं लेता हूँ। आर्टिकल 246A, यहाँ बॉक्स कर दो, इसके बारे में बात हो गई। ओके, अंडरलाइन करना, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को पावर है। ओके, कौन से गुड्स पे जीएसटी नहीं आएगा, इस पर भी बात होगी। आर्टिकल 249A, इस पर भी बात होगी। ये इंटरस्टेट सप्लाई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है, यहाँ अंडरलाइन कर देना। ओके, उसके बाद में आर्टिकल 366 में हमने 366(12)A में डेफिनेशन देखा गुड्स का, और स्टेट की डेफिनेशन, जीएसटी की डेफिनेशन देख ली, इसको बॉक्स करो, जीएसटी की डेफिनेशन को हमने डेफिनेशन देख ली, और स्टेट का मीनिंग भी हमने देख लिया। आर्टिकल 279A, जीएसटी काउंसिल, रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल बनता कैसे है, ये मैं अभी बताऊंगा, और उसके बाद में रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेंगे। रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, आ जाओ यहाँ पे। डन। इंडियन हेम मतलब चरस गांजा टाइप होता है, इंडियन हेम मतलब चरस गांजा टाइप होता है। डन 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 डन। देखो, अब आ जाओ जीएसटी काउंसिल। क्या हुआ कि यहां पे जो है, सेंट्रल और स्टेट को साथ में चलना था, और साथ में, ओके, सेंट्रल और स्टेट जब साथ में चल रहे हैं, तो कोई एक ऐसी परिषद चाहिए थी, काउंसिल चाहिए थी, जो दोनों को हैंडल कर सके, क्योंकि जो पॉलिसी अब सेंट्रल में होगी वही स्टेट में होगी, दोनों अलग अलग तो नहीं चला सकते, क्योंकि हमारा आर्टिकल 246A कह देता है कि भाई दोनों को मिलकर साथ में लॉ चलाना है। तो जो भी जीएसटी की पॉलिसी बनेगी, रूल्स बनेंगे, लॉ बनेगा, उसके बाद में नोटिफिकेशन, सर्कुलर है, वो 31 स्टेट और 5 यूटी, इमेजिन करो, हम 31 स्टेट, 5 यूटी और सेंट्रल, ओके, सेंट्रल, सबको हम लेके साथ में लॉ बनाने वाले थे। तो ये कोई जोक नहीं था इंडिया में यार, इतने बड़ी डेमोक्रेसी को हैंडल करना कोई जोक नहीं था। इसलिए डिसाइड हुआ कि एक काउंसिल बनाते हैं, ये काउंसिल में सेंट्रल और स्टेट साथ में बैठेंगे और मिलकर जीएसटी की पॉलिसी डिसाइड करेंगे। और ये काउंसिल यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 279A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट के अंडर में बनेगा। ओके, ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंडर में बनेगा, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनेगा। तो एक काउंसिल बनाया गया। अब ये काउंसिल का क्या, ओके, काउंसिल का ये कि यहाँ पे जो काउंसिल चेयरपर्सन है वो तो फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे, फाइनेंस मतलब सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर, जो अभी यस निर्मला जी है। ओके, तो ये काउंसिल के चेयरपर्सन वो रहेंगे, और हर स्टेट का फाइनेंस डिपार्टमेंट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ओके मेंबर इस काउंसिल का मेंबर रहेगा, और वाइस चेयरपर्सन वो इलेक्ट होगा। चेयरपर्सन फिक्स है, वो है यहाँ पे हमारी क्या,
हाँ, ताई। ओके, तो निर्मला जी है, वो चेयरपर्सन है और बाकी मेंबर्स है, सभी मिलकर बनाएंगे यहाँ पे जीएसटी काउंसिल। नो डाउट इसमें 2/3 वोटिंग रहती है। ओके, जितने भी लोग प्रेजेंट है उसमें वोटिंग होती है, फिर कॉमन डिसीजन होता है और उस डिसीजन से फिर ओके लॉ में अपडेशन होता है, अमेंडमेंट्स होती है, रूल्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं। ओके, यानी जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स पूरा सेंट्रल के पास है, इसलिए इनकम टैक्स में बजट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फाइनेंस एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जीएसटी में फाइनेंस एक्ट में कम चेंजेस होते हैं, चेंजेस होते हैं सबसे ज्यादा जीएसटी काउंसिल से। इसलिए बेटा जीएसटी जो है ओके इन बिटवीन अपडेट होते रहता है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल मीटिंग चलते रहती है। अब जीएसटी काउंसिल को क्या पावर दी इस आर्टिकल ने, तो इस आर्टिकल ने जो पावर दिया जीएसटी काउंसिल को, ये थोड़ा शॉर्ट में समझ लो। और वो क्या है भाई, जब 2017 में जीएसटी आ रहा था तो कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम करने हैं, ओके वो मैंने लिस्ट बताई ना, सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस, तो कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम करने हैं, ओके वो उन्होंने बताया। अच्छा, कभी एग्जाम्शन देना रहा, समझ लो हेल्थ केयर को एग्जाम्शन देना रहा, तो क्या कोई स्टेट इंडिविजुअली डिसाइड कर सकता है क्या? ओके, कोई एक आधा स्टेट है वो कह रहा है कि नहीं मैं इंडिविजुअली दूंगा, क्या वो इंडिविजुअली डिसाइड कर सकता है कि नहीं? काउंसिल मीटिंग होगी, सारे मेंबर बैठेंगे, ओके और ये सारे मेंबर में चेयरपर्सन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, ओके ये सारी वोटिंग होगी और इससे डिसाइड होगा कि भाई ये एक्टिविटी को एग्जाम्शन दिया जाए क्या। और अगर काउंसिल ने डिसाइड कर लिया तो पूरे इंडिया में सारी स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करेगी, सेम जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और उसको एग्जाम्शन दिया जाएगा। ओके, तो वो एग्जाम्शन दिया जाता है। एक एक यहाँ पे स्टूडेंट कह रहा है कि काश अगर पढ़े लिखे लोग सरकार में होते तो इतना बड़ा लॉ नहीं बनता। बेटा लॉ सरकार से ज्यादा लोगों की वजह से बनता है। ओके, क्यों? क्योंकि इंडिया में एक मेंटेलिटी है टैक्स चुराने की। ऐसा कहो काश अगर इंडिया में कोई टैक्स नहीं चुराता तो इतना बड़ा लॉ नहीं बनता। ओके, टैक्स चुराने की मेंटेलिटी। और जितने अब तो कि मैं आपको बताऊं ना, जीएसटी में इतने स्कैम हुए, मैं पढ़ाऊंगा आपको, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग केसेस में इन बिटवीन बताते रहूंगा। तो इतने स्कैम हुए हैं जीएसटी में कि जब लॉ आता है आईटीसी में तो क्या क्या अमेंडमेंट्स नहीं हुई, क्योंकि आईटीसी के बहुत सारे स्कैम हुए हैं। और जितना लॉ आता है उतने लोग नए रास्ते ढूंढ के लाते हैं। तो यहाँ बेटा जहां तक है लोगों को सुधरना पड़ेगा रैदर देन यहाँ सरकार से ज्यादा। तो चलिए, तो रिकमेंडेशन क्या होगी, तो कौन कौन से टैक्सेस सब्सिम होंगे, वो तो मोस्टली 2017 में ही डिसाइड हुआ, लेकिन आज भी कुछ छोटे छोटे टैक्सेस है, जैसे कॉरपोरेशन का ईटी अभी तक मर्ज नहीं हुआ है, पर फ्यूचर में जीएसटी काउंसिल इसके ऊपर डिसीजन ले सकता है। उसके बाद में रियल एस्टेट सॉरी, उसके बाद में एग्जम्पशंस, जीएसटी मॉडल, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मेरे लिखने में गड़बड़ होगी, जीएसटी मॉडल, तो जीएसटी लॉ कैसे रहेगा, सीजीएसटी कैसे रहेगा, आईजीएसटी कैसे रहेगा, एचजीएसटी कैसे रहेगा, ओके पूरा स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये 2017 में डिसाइड हो गया था, वो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे आएगा। अपोर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी रेवेन्यू, हाँ जैसे मैंने आपको कहा था आईजीएसटी का रेवेन्यू 50-50% अपोर्शन हो जाता है, 50% सेंट्रल को मिल जाता है और 50% स्टेट को। तो ये अपोर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी रेवेन्यू जो है ओके यहाँ पे ये डिसाइड होगा। उसके बाद में थ्रेशोल्ड लिमिट, यस थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो जैसा आपको याद होगा तो थ्रेशोल्ड कितना दिया है, जब तक आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, तो 10 लैक्स, 20 लैक्स, जनरल लिमिट तो 20 लैक्स है, कुछ केस में 10 लैक्स है और कुछ केस में एक्सटेंडेड लिमिट 40 लैक्स है। तो हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में थ्रेशोल्ड लिमिट देखेंगे, जीएसटी रेट्स ये भी देखेंगे, एंड एडिशनल टैक्स। ओके, अब देखो जीएसटी रेट तो ये भी जीएसटी काउंसिल ने फिक्स किए हुए हैं। अब ये जो आप रेट देखते हो ना 5%, 12%, 18% या 28%, ये भी जीएसटी काउंसिल ने फिक्स किए हुए हैं। और एडिशनल टैक्स को भी कुछ लगाना तो जीएसटी काउंसिल यहाँ पे रिकमेंड कर सकता है, या कोई अदर भी, इनके पास बहुत बड़ी पावर है। तो जीएसटी काउंसिल कोई भी जो है ओके यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कर सकता है अंडर जीएसटी में। अब इसमें बेटा एक कॉन्सेप्ट आता है जो स्टेट आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे, इसकी कोई मेमोरी टेक्निक बना लेना, स्पेशल कैटेगरी ऑफ द स्टेट। अब ध्यान से सुनो, ओके स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, कुछ स्टेट उन्होंने सेलेक्ट किए, जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा,
यहाँ पे HP, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये जो 10 स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है, यहाँ पे कुछ प्रोविजंस अलग से चलेगी। थोड़ा बहुत अगर आपको याद होगा तो कंपोजिशन स्कीम में स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट होगा तो 75 लाख की लिमिट होगी, थ्रेशोल्ड 10 लाख है कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में, तो कुछ एग्जम्पशंस, कुछ प्रोविजंस इन स्टेट्स के लिए थोड़ा अलग से चलेगा। तो ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट को कोई टैक्स से बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जीएसटी लॉ में क्या है, जीएसटी लॉ में एक बार जीएसटी काउंसिल ने डिसीजन ले लिया ना तो सबको मानना पड़ता है, सबको फॉलो करना पड़ता है। पर ये स्टेट में कुछ लॉ अलग हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द डिस्कशन एंड प्रोविजन, इसको हम कहते हैं स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट। तो ये था एक बेसिक डिस्कशन। तो हमने इस चैप्टर में यस ओके जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस ओके अंडरलाइन कर दो, टैक्सेस टू बी सबस्यूम, एग्जम्पशन, मॉडल ऑफ जीएसटी लॉ, थ्रेशोल्ड टर्नओवर, ये काउंसिल डिसाइड करेगा, जीएसटी रेट्स, स्पेशल रेट और स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट ओके ये जीएसटी काउंसिल यहाँ पे डिसाइड करेगा। तो बेटा ये हमने देखा रिगार्डिंग टू आर्टिकल 279A। चलिए अब मैं ये डिस्कशन पे आता हूं, यहाँ पे आ जाओ, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। बस अभी थोड़ा समझ लो। अगर कुछ स्टूडेंट के बेसिक क्लियर नहीं है, वैसे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इंटर में जीएसटी के कैलकुलेशंस तो किए ही होंगे, पर कुछ स्टूडेंट्स के बेसिक क्लियर नहीं है तो डोंट वरी ओके, मैं ओके यहाँ नेक्स्ट सेशन में एक प्रॉब्लम लेके आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। ओके रुक जाओ आपके सवाल लूंगा ना, आखिर में लूंगा। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, तो ये टाइटल दो आप भी लिखो, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, चलो लिखो आप भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखो टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई, और दूसरा टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई। फाइनल लेवल पे एक सवाल पूछता हूँ आपसे, इनवर्ड मतलब क्या होता है? तुम्हारा परचेसेस, इनवर्ड मतलब क्या होता है? ओके तुम्हारा परचेसेस, और आउटवर्ड मतलब तुम्हारा आउटवर्ड सप्लाई यानी जनरली सेल, ठीक है। थैंक यू, इनवर्ड को आपने परचेस का, थैंक यू सो मच। हेलो, वॉल्यूम क्लियर है? वॉल्यूम क्लियर है बेटा? साउंड क्लियर आ रहा है? ठीक है। अब जो परचेसेस होती है ना, उसका उस पे जो टैक्स लग के आया उसका आपको आईटीसी मिलता है। तो टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई, तो ये आपका कहा जाता है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, तो ये होता है आपका टैक्स पेएबल, ये आपका होता है टैक्स पेएबल। इसका प्रॉब्लम भी लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है कि समझ लो आपने परचेस की और आपके इसके ऊपर आईजीएसटी लगा, आपके परचेसेस पे आईजीएसटी लगा, ठीक है। तो जो आपका आईजीएसटी लगा, और देखो क्रेडिट लेते हो 1-to-1 कोरिलेशन नहीं होता है, पूरे मंथ का जो आपने परचेसेस किया होगा व्हाट एवर द रेट, उसका टोटल क्रेडिट आपके क्रेडिट लेजर में जमा हो जाता है। ऐसा 1-to-1 मत करना। ओके तुमने समझ लो आपकी किराना शॉप है, ये चॉकलेट का क्रेडिट चॉकलेट में मिलेगा, ओके उसके बाद में दूसरा कोई प्रोडक्ट बिस्किट का क्रेडिट बिस्किट में मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। टोटल परचेसेस मेड और उसका टोटल जीएसटी, तो जो भी आपका टोटल जीएसटी होगा इन अ मंथ, यू कैन यूज फॉर योर आउटपुट टैक्स अगेंस्ट एनी जीएसटी, any GST payable on outward supply. तो 1-to-1 correlation is not necessary in case of ITC. ये आपको पता है 1-to-1 correlation not necessary, पता होगा तो फटाफट 1 टाइप करो। ओके तो 1-to-1 correlation नहीं, टोटल ITC पूरा यूज करेंगे अगेंस्ट टोटल आउटपुट टैक्स, ठीक है। तो देखो जहां तक देखा जाए यहाँ आपके पूरे मंथ का आईजीएसटी आपके पास है जिसका आप आईटीसी ले रहे हो, जिसका आप आईटीसी ले रहे हो।
अब आईजीएसटी का क्रेडिट कोई बता सकता है कि पहले किस में यूज करेंगे? तो लॉ ये कहता है आईजीएसटी का क्रेडिट पहले जो आउटवर्ड में आईजीएसटी रहेगा, अगर तुम्हारे आउटवर्ड में आईजीएसटी होगा तो फर्स्ट आप आईजीएसटी में यूज करो, फर्स्ट ऑफ आईजीएसटी में यूज करो। समझ लो आपका पेबल है आईजीएसटी और आपके पास क्रेडिट आईजीएसटी, तो पहले आईजीएसटी में यूज करो। अगर उसके बाद भी बैलेंस है तो फिर सीजीएसटी में, ओके, फिर आप सीजीएसटी में और यूटीजीएसटी में यूज, सॉरी यूटी नहीं, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी हुआ तो यूटीजीएसटी, और ये आप कोई भी प्रोपोर्शन में यूज कर सकते हो, एनी प्रोपोर्शन में यूज कर सकते हो। अब सर ये बताओ, एग्जाम्पल लो, जैसे एग्जाम्पल ले रहा, आईजीएसटी मेरे पास ओके 100 रुपीज है, मतलब क्रेडिट 100 रुपीज है, और इस बार मेरा सेल कम है, इंटरेस्ट है, तो मेरा आउटवर्ड आईजीएसटी पेबल है 50, तो पहले 100 यूज कर लो 50 में, तो बैलेंस कितना बचा 50, और ये यूज हो गया। अब ये जो 50 बैलेंस है ये 20 पेबल है, ओके समझ लो, ये 30 पेबल है और ये 30 पेबल है, तो ये 50 आप कोई भी रेशियो में, मतलब पूरा इधर ले लो, बचा हुआ इधर ले लो, 50-50 ले लो, 25-25, तो ये 50 जो है आप कोई भी रेशियो में यूज कर सकते हो, पूरा सीजीएसटी में यूज कर लो, पूरा एसजीएसटी में यूज कर लो, या आप ओके 50-50% भी यूज कर सकते हो, तो एनी प्रोपोर्शन में आप यूज कर सकते हो। अब आफ्टर कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ आईजीएसटी, ओके यहां पे आफ्टर कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, मतलब आईजीएसटी का पहले खत्म करना पड़ता है आपको, आईजीएसटी का क्रेडिट पहले खत्म करना पड़ता है आईजीएसटी, उसके बाद आप क्रेडिट कैसे यूज करोगे। तो उसके बाद ये बेसिक में मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पहले चैप्टर से ही प्रॉब्लम में है, हमारे आने वाले हैं, टैक्स कैलकुलेशन आने वाले हैं। ओके बेटा ये आरसीएम वगैरह प्लीज मत बीच में लाओ, तुमने इंटर में क्या पढ़ा सब बाजू मेरे को, प्लीज उसको बीच में मत लाना। ओके उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे सीजीएसटी, फिर यूज करो सीजीएसटी का क्रेडिट। ओके सीजीएसटी का जो आपके पास, आपने बहुत सी इंट्रास्टेट परचेस की होगी, इंट्रास्टेट परचेस की होगी तो सीजीएसटी के क्रेडिट पड़े होंगे, तो ये पहले यूज होगा सीजीएसटी में, तो फर्स्ट यूज करो सीजीएसटी में, और उसके बाद भी तुम्हारे बैलेंस है, यानी आपके आउटपुट सीजीएसटी में आपने यूज कर लिया, उसके बाद में भी आपके बैलेंस है, तो बैलेंस आप आउटवर्ड में आईजीएसटी होगा तो आईजीएसटी के लिए यूज कर सकते हो, आईजीएसटी के लिए यूज कर सकते हो, तो आप सेकंड जो है आईजीएसटी में यूज कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में थर्ड एसजीएसटी, एसजीएसटी होगा तो पहले एसजीएसटी में, पहले एसजीएसटी में और उसके बाद में आईजीएसटी में, यहां फर्स्ट और सेकंड आईजीएसटी में, तो आईजीएसटी में आप ओके यानी आउटवर्ड आईजीएसटी पे करने के लिए आप जो है आईजीएसटी भी यूज कर सकते हो, सीजीएसटी भी यूज कर सकते हो, एसजीएसटी भी यूज कर सकते हो। ओके एंड एसजीएसटी की जगह सिमिलर फॉर यूटीजीएसटी, लेकिन यहां लिखो क्रॉस क्रेडिट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रॉस क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या एसजीएसटी का क्रेडिट सॉरी सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में मिलेगा क्या, नहीं, या एसजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी में मिलेगा क्या, नहीं, ऐसे इंटर लेवल पे तो आपने बहुत सॉल्व किया है ठीक है, तो ये मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, इस तरह से हमने ये जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे जीएसटी के, और हमारा बेसिक डिस्कशन जो है, यस ये बेसिक डिस्कशन जो है हमने कंप्लीट किया। ओके यहाँ पे
अब यस, नेक्स्ट सेशन से मैं चालू करूंगा हमारा CGST एक्ट, लीवी एंड उसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। ओके, आई होप आपका आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मजा आया होगा। यस और नो? डन डना डन डन। तो यहाँ का सेशन आज ही एंड करते हैं, यहीं खत्म कर लेते हैं। ओके, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्रॉस क्रेडिट का क्या लॉजिक हो सकता है? संकल्प, क्रॉस क्रेडिट मतलब सेंट्रल CGST का क्रेडिट SGST पे, तो स्टेट क्यों सेट ऑफ करे? सेंट्रल का रेवेन्यू है, सेंट्रल सेंट्रल का करे, स्टेट स्टेट का करे। अगर दोनों एक में रेवेन्यू तो दोनों अपना रेवेन्यू के सेट ऑफ करे, तो वो अलाउ नहीं किया है, वो अलाउ नहीं किया है। सर इट इज जस्ट जनरल क्वेरी, माय अटेम्प्ट। एक मिनट, मजा आया आज के सेशन में? हाँ, GST पोर्टल पे तो IGST पहले यूज हो जाता है। SGST ITC ऑफ महाराष्ट्र कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट SGST लाइबिलिटी ऑफ गुजरात? नहीं, नहीं हो सकता। एक स्टेट का SGST दूसरे स्टेट के SGST में नहीं होता है, सेम स्टेट के SGST में होता है। ओके, हाँ, बोर्ड नोट में अभी डाल दूंगा, डोंट वरी। बोर्ड नोट, अब देखो बोर्ड नोट में मैंने आगे का भी बना के रखा हुआ है, वो तो मैं आगे कवर कर लूंगा। जैसे ये देखो, आगे का बना के रखा हुआ है, कुछ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, तो मैं आगे लूंगा, पर जितना हो गया वो अभी मैं डाल दूंगा, उतना हो गया। अब देखो, मैं पहले तो एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा, कुछ मेडिकल रीजन की वजह से कल और परसों क्लास नहीं होगा। हमारा क्लास डायरेक्ट इसके बाद सैटरडे को होगा। कल और परसों क्लास नहीं होगा, इसके बाद मैं कवर कर लूंगा बेटा, जो छुट्टी आ रही तो डोंट वरी, मैं कवर कर लूंगा। और डायरेक्ट इसके बाद सैटरडे को क्लास रहेगा, ठीक है? सबको पहले ये क्लियर हुआ क्या? फिर आपके डाउट लेता हूँ। Sir, in the table given tax on tobacco product where there is a both tax excise and GST levied by manufacturer, it is sold to a trader, then how is the tax levied by trader and input taken? नहीं, मैन्युफैक्चर पे GST नहीं आता, GST सप्लाई पे आता है। तो ट्रेडर भी आगे सेल कर रहा है तो GST आएगा, पूरा पूरा चेन में GST आएगा, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, GST आएगा। सिर्फ जो जो स्टेज पे मैन्युफैक्चर होगा वहां एक्साइज और सप्लाई होगा तो GST, यानी बिल जब बनेगा तो मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज और आगे GST, और उसके आगे तो सिर्फ GST आएगा। ओके, नहीं, मेडिकल इश्यू मेरा नहीं है बेटा। ओके, यस, घर में है तो मैं 2 दिन छुट्टी लूंगा, ठीक है? और क्या सवाल है? नहीं, मैं तो हट्टा कट्टा चंगा हूँ भाई। ओके, मैं तो चंगा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस। हाँ, एक सवाल है कि सर IGST की जरूरत क्यों पड़ी? तो मैं आपको ये बता दूं, IGST की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कैसा हो जाएगा कि जब महाराष्ट्र से पंजाब जा रहा है तो स्टेट में झगड़े पहले बहुत हुए थे, और जब CST लगाया था तब इतने कि महाराष्ट्र कहता था मेरा रेवेन्यू है, पंजाब कह रहा है मेरा रेवेन्यू है, और दोनों स्टेट के झगड़े चलते थे। तो ये सिचुएशन में जब GST की पॉलिसी बनी तो GST की पॉलिसी में ये क्लियर किया कि नहीं, ओके, सेंट्रल पूरा कंट्रोल लेगा क्योंकि 2 स्टेट का मामला है, और कलेक्शन सेंट्रल करेगा। और ITC का फ्लो रखने के लिए, सुनना, ITC का फ्लो रखने के लिए वो डेस्टिनेशन स्टेट को देगा, सो दैट डेस्टिनेशन स्टेट उसका क्रेडिट दे। ओके, तो झगड़ों की वजह से सेंट्रल ने अपने हाथ में लिया। सर इंटर में मेरा GST सही से नहीं हुआ था, तो बेटा आज समझा क्या? ऐसी स्पीड रहेगी और ऐसे कॉन्सेप्ट में कवर करूंगा। आज समझ में आया क्या बेटा? मेरे को स्पेशली आपका जवाब चाहिए। So how input tax rate treated in case where the supplier provides raw material without any purchase involved? Okay, अगर परचेस नहीं तो ITC मिलता ही नहीं ना निश्चित। परचेस पे इनवॉइस में GST लग के आया होगा तो ही ITC मिलेगा, अदरवाइज नॉट। ठीक है, देखो YouTube पे मैंने लिंक शेयर किया है, वो जो भी आपके इश्यूज है वो लिंक पे आप सवाल पूछो। सर अगर एक्सपोर्ट टैक्स नहीं तो फिर एक्सपोर्ट के इनकम टैक्स प्रॉफिट पे भी टैक्स क्यों आता है? हाँ, देखो
राधिका, जहां तक देखा जाए तो सबसे पहले तो एक्सपोर्ट पे जीरो रेट यानी बेनिफिट क्यों दिया? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स प्रोडक्ट के प्राइसेस पे लगता है। अब इमेजिन करो कि प्रोडक्ट की प्राइस पे जीएसटी लगा दिया जाए, तो जो हमारे इंटरनेशनल मार्केट में बायर है उनको प्राइसेस ज्यादा होगी, तो वो इंडिया से नहीं खरीदेंगे, चाइना से खरीदेंगे। उनको इनकम से लेना देना नहीं, प्रोडक्ट पे जीएसटी लगा है, सर्विसेज पे जीएसटी लगा है, तो वो चाइना से खरीदेंगे। हमने तो हमारा बिजनेस पर अपने हाथ से लात मार दी। तो ऐसे केस में हमारी गवर्नमेंट तो प्रमोट करती है यार बिजनेस करो, बाहर बाहर बिजनेस करो, उसके ऊपर जो जीएसटी है, ओके फॉरेन एक्सचेंज लाओ, उसके ऊपर जो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, सो दैट तुम्हारे प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्राइसेस कम रहेगी। और हम फॉरेन एक्सचेंज लाना चाहते हैं। अब इनकम टैक्स तिजोरी टैक्स है, ओके मतलब वो पैसा तुम्हारे तिजोरी में आया है, नॉट ट्रांसफरेबल। पर इनडायरेक्ट टैक्स तो ट्रांसफरेबल है ना, क्योंकि टैक्स लगा दिया तो मैं तो उसको पास ऑन कर दूंगा ना बायर को, जबकि इनकम टैक्स नॉट ट्रांसफरेबल है, वो तो तुम्हारे तिजोरी में पैसा भरा हुआ है। ओके, इसके वजह से सर फर्स्ट टाइम जीएसटी अच्छे से समझा, थैंक यू सो मच बेटा। सैटरडे सेम टाइम पे होगा ना बेटा, टाइम चेंज नहीं होगा, सेम टाइम पे रहेगा। सर इसका कोई कंडीशन है क्या, आईजीएसटी फर्स्ट यूटिलाइज फॉर आईजीएसटी एंड सेकेंडली सीजीएसटी ओनली लास्टली? वो बेटा आईटीसी में बताऊंगा। ओके, ऐसा क्यों किया गया, आईटीसी में उसका लॉजिक आएगा। रियल इस्टेट वालों पे पॉइंट बता दो ना। रियल इस्टेट इमूवेबल प्रॉपर्टी, देखो जीएसटी गुड्स पे आता है, और गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो मूवेबल प्रॉपर्टी पे जीएसटी आता है, तो रियल इस्टेट में इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। दूसरी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ रियल एस्टेट के ट्रांजेक्शन पे जीएसटी आएगा, तो जब हम सप्लाई चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझेगा। सर इंटरस्टेट में सीएसटी कौन सी स्टेट को मिलता है? बेटा वो सेलर स्टेट को मिलता है, मतलब महाराष्ट्र से। अब सीएसटी तो कुछ ही प्रोडक्ट पे समझ लो सीएसटी लग रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और महाराष्ट्र से पेट्रोल जो है कि गुजरात जा रहा है, तो महाराष्ट्र को सीएसटी मिलता है। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। दीपक आपका सवाल मैं बाद में लूंगा, अभी ये स्टेज पे सही नहीं है उसका आंसर देना। चलो, हाय बेटा। हाँ, पीजीबीपी पे एक्सपोर्ट के इनकम टैक्स तो लगेगा ही राधिका। नहीं, अब देखो विष्णु, पोर्टल में क्या है, पोर्टल ये तुमको करने की जरूरत नहीं, पोर्टल उसका सीक्वेंस अरेंज कर देता है, आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी का, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ सेल ऑफ अल्कोहल, वो तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा ना विवेक, क्योंकि अल्कोहल का पूरा टैक्स अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। आईसीए मॉड्यूल हमने पढ़ना चाहिए क्या, एक सवाल है। तो सनी का मैं ये कहूंगा कि देखो मेरे ये जो बुक बनाई है ना, एक सिंगल वॉल्यूम है, और ये सिंगल वॉल्यूम में ओके मैंने सब कुछ पूरा आईडीटी कवर कर लिया, मोर देन इनफ है। पर हाँ, एक एज अ टीचर मेरा 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको टाइम है और आपकी आदत ऐसी है कि 100 पढ़ते हो तो 60 याद रहता है, तो फिर एक बार आपको कंफर्टेबल लगता है तो आईसीआर मेटल पढ़ो, अदरवाइज मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से समराइज फॉर्म में कवर कर लिया है। आफ्टर यूटिलाइजिंग आईजीएसटी कैन वी यूज एचजीएसटी फर्स्ट? कर सकते हो, बाय लॉ कर सकते हो, पर पोर्टल अलाउ नहीं करता है। बाय लॉ आप कर सकते हो। आई टुक बोथ आईडीटी एंड डीटी लाइव, तो शुड आई कंटिन्यू विथ लाइव और रिकॉर्डेड? हेल्प मी आउट सर। अगर आप मेरे स्पीड से कंफर्टेबल हो तो आप लाइव में जाओ, अगर स्पीड मतलब इससे भी थोड़ी स्पीड आप और मतलब मैनेजेबल रहेगी, तो मैं आपको ये कहूंगा कि कंफर्टेबल हो तो लाइव करो, डिसिप्लिन में क्लासेस हो जाएंगे। अदरवाइज आप अपने कंफर्ट के हिसाब से रिकॉर्डेड में भी देख सकते हो। सर अगर आईटीसी ब्लॉक है, अरे बाप रे आईटीसी के सवाल मत पूछो ना, आईटीसी एक खुद ही एक ऐसा जायंट है जो बाद में हम देखेंगे। चलिए यहाँ रुकते हैं बेटा, ओके यहाँ आज का सेशन रोकते हैं, डन 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 डन, यहाँ आज का सेशन रोकते हैं।
ओके बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं सैटरडे को। ओके यानी 2 दिन बाद, ठीक है। तो आपने ग्रुप में मैसेज डाल देना अकॉर्डिंगली, कोई सवाल पूछे तो। इज दिस बुक इज इनफ फॉर गेटिंग 90+? यस यस, ठीक है, चलो।